Good morning, my dear students and respected faculty members. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कल कुछ स्पेशली मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है स्टूडेंट्स की। सो दे आर हैप्पी कि सर आप मतलब जो पढ़ा रहे हो वो ठीक पढ़ा रहे हो और हमें समझ आ रहा है अच्छी तरह, और दे अप्रिशिएट आवर वर्क। तो थैंक यू फॉर दैट। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज लगा मेरे को, जो स्टूडेंट्स ने स्पेशली ये बोला कि सर ये है कि आपके लेक्चर में कम से कम नींद नहीं आती है। तो नींद तो बेटे आएगी भी डेफिनेटली, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अच्छी तरह समझ के पढ़ोगे, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, तो नींद तो फिर आने की बहुत दूर की बात है। उल्टा नींद उड़ जाती है लोगों की जब हम ढंग से पढ़ते हैं। इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब मैं स्टडी करता हूँ, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, तो उस टाइम मेरी भी नींद उड़ जाती थी। अगर कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता था, कोई टॉपिक अच्छा लगता था, तो पता ही नहीं चलता था कि कब रात के 2 बज गए या कब सुबह के 3 बज गए। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता था। तो यही है कि एडवाइस तो यही है कि आप ढंग से पढ़ो और अच्छी तरह आप जो है लर्न करो स्टेप बाय स्टेप। मेरे ही लेक्चर नहीं, हर टीचर के लेक्चर, जो भी टीचर आपको एफर्ट करके पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है आपको एक एक चीज़ समझाने की, तो कम से कम उसको अच्छी तरह आप लर्न ज़रूर करो, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छी तरह लर्न करना भी चाहिए, क्योंकि टीचर अगर इतने एफर्ट कर रहा है तो बीइंग ए स्टूडेंट हमें भी एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एनी हाउ, नींद नहीं आनी चाहिए आपको लेक्चर में। नींद आ गई तो फिर मज़ा ही नहीं है लेक्चर। ना तो लेक्चर देने वाले को मज़ा आएगा, मीन्स ना तो लेक्चर जो डिलीवर कर रहा है उसको मज़ा आएगा, और ना ही जो लेक्चर लर्न कर रहा है, जो गेन कर रहा है, ना ही उसको मज़ा आएगा। तो नींद तो नहीं उड़नी चाहिए डेफिनेटली। नींद तो नहीं आनी चाहिए, ये कहूँगा कि नींद तो नहीं आनी चाहिए, उल्टा नींद उड़ जानी चाहिए जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर हम काम करते हैं ना, तो अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमारी नींद उड़नी ही चाहिए। नींद उड़ेगी, एक लगन होगी आपको, तभी आप सक्सेस होगे। अगर आपको लगन नहीं होगी, आपकी नींद नहीं उड़ेगी, तब आप सक्सेस नहीं होगे, ठीक है ना। मैंने किसी बुक में बहुत अच्छा पढ़ा था, 2 लाइनें थी उस राइटर की, कि सपने जरूरी नहीं कि सोती आंखों से देखे जाएं, सपने जरूरी नहीं कि सोती आंखों से देखे जाएं, सपने तो वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं, ठीक है। तो वास्तव में सपने वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। तो आपकी नींद उड़नी चाहिए, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। यही हमारा और हर टीचर का मोटो होता है जब वो क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है ना। अब आप उसमें कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहे हो, ये स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड है कि स्टूडेंट कितना उसको गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि टीचर पे भी ये है कि अगर टीचर अच्छी तरह पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को नींद नहीं आएगी लेक्चर में कभी। और अगर टीचर के खुद के कॉन्सेप्ट्स कहीं वीक हैं थोड़े, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स सुस्त हो जाते हैं क्लास में, ठीक है ना। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है। जितनी एनर्जी से टीचर पढ़ाएगा, उतनी ही एनर्जी से स्टूडेंट उसको गेन करेगा। तो अगर आपके लेक्चर में एनर्जी है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को नींद नहीं आएगी। क्लियर? चलो, इट्स माय एक्सपीरियंस, बाकी आपके अपने व्यू हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो एक बात और कही स्टूडेंट्स ने कि सर हमें कुछ स्पेशली इंटरव्यूज़ के ऊपर वीडियो बना के सेंड करो कि हम इंटरव्यू कैसे दें। इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर कैंपस के लिए, जैसे आईटी है या पॉलिटेक्निकल है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और इंटरव्यू स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो बना के दो। तो आई विल ट्राई कि जैसे मैं टाइम मिलेगा मुझे, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बना के उसको भी सेट करूँ। तो दूसरी बात, एक बात और तीसरी बात मतलब, तो वो ये कि आप प्लीज़
कोई भी लेक्चर अगर स्टार्ट से एंड तक देखोगे, ठीक है, मैं अपने केस में कह सकता हूँ और श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर कोई भी मेरा लेक्चर स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि एक तो ये सब्जेक्ट बहुत जो है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, दैट इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये है कि टीचर कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है स्टूडेंट्स में, ये मायने रखता है। अदरवाइज दिस इज मच 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर? तो अगर हम अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। नींद तब आती है जब स्टूडेंट घड़ी देखते रहते हैं क्लास में, तो नींद तब आ जाती है कि घड़ी देखने का मतलब ही यही होता है कि कब सर बोलना बंद करें और कब लेक्चर ऑफ, तो तब नींद आती है नॉर्मली। तो अगर स्टूडेंट्स को टाइम का पता ही नहीं चल रहा, घड़ी देखने का उनको वक्त ही नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली उनको नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं कॉलेज में लेक्चर देता था तो हमारी नॉर्मली 3 घंटे की लैब होती थी वहाँ पे, तो 3 आवर्स की लैब नॉर्मली, आप यकीन मानो, ठीक है, ये सच में बोल रहा हूँ, जहाँ 2000 से लेके और 2018 तक, ठीक है, 18 साल जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, जहाँ जिनकी भी मैंने क्लास ली है बीइंग ए टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, आप उनसे पूछ सकते हो कि विनोद सर का लेक्चर कितने टाइम का होता है। तो नॉर्मली इस लेक्चर में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने केसेस हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये कि मेरे 3 घंटे की लैब के 3 घंटे ही लेक्चर में निकल जाते थे, 3 घंटे ही लेक्चर में निकल जाते थे। और आप यकीन मानो, एक भी स्टूडेंट 3 घंटे में उठ के नहीं कहता था कि सर मैंने वॉशरूम जाना है, या सर मैंने पानी पीने जाना है। क्लियर? तो नॉर्मली मेरे लेक्चर को स्टूडेंट यही कहते थे कि सर आपका लेक्चर ऐसे लगता है कि जैसे एक मूवी का शो चल रहा है और 3 घंटे की मूवी खत्म हुई है। तो हमारा इंटरेस्ट ही इतना बन गया कि मूवी में तो इंटरवल होता है, आपके लेक्चर में इंटरवल लेने का भी नहीं मन करता, ताकि वो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रह ना जाए। रीज़न यही होता था कि स्टूडेंट्स को इतना इंटरेस्टिंग बना के लेक्चर को कब पेश करो कि उनको लगे कि अगर वो उठ के जाएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रह जाएंगे, या आप कोई पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहे हो और वो रह जाएगी। तो अगर हम लेक्चर को स्टूडेंट्स के सामने ऐसे डिलीवर करते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कभी भी आपके लेक्चर में नींद नहीं आएगी, ठीक है। नींद आने की तो बात दूर, वो अपनी चेयर से इधर से उधर भी नहीं होता, अपने स्टूल पे जिस पे बैठा होता है, वो जिस डाइस पे बैठा होता है उससे इधर से उधर भी नहीं होता, ठीक है, जिस भी अपने डाइस टेबल पे बैठा होता है वो उससे इधर से उधर भी नहीं होता। नींद आने की तो बहुत दूर की बात है। तो आई एम नॉट आस्किंग कि आई एम सो गुड टीचर, मेरे में भी खामियाँ होंगी, कमियाँ होंगी कहीं ना कहीं, डेफिनेटली हर इंसान में होती है, ठीक है ना। 16 कला संपूर्ण तो कृष्ण भगवान जी हुए थे, और तो कोई नहीं हुआ दुनिया में, तो कमियाँ मेरे में भी होंगी, लेकिन आई विल ट्राई कि कम से कम जितना भी मुझे आता है, जब मैं अपने लेक्चर को कैसे इंटरेस्टिंग बना दूँ कि स्टूडेंट्स को जो है अच्छी तरह सारा कुछ समझ आए। तो यही एक मेरी जद्दोजहद होती है जब मैं लेक्चर देता हूँ, यही एक मेरा मोटो होता है। और आप यकीन मानो, मैं जब भी लेक्चर देता हूँ मैं बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ कि मेरे लेक्चर हॉल से बाहर क्या हो रहा है, दुनिया बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, जब कॉलेज में और क्या हो रहा है, या मेरे घर पे वहाँ पे इस टाइम किसी ने खाना खाया होगा मेरे बच्चों ने या नहीं खाया होगा, ठीक है, जहाँ मेरे घर पे कोई वर्क पेंडिंग तो नहीं है, या मेरा अपना पर्सनल कोई वर्क पेंडिंग तो नहीं है, ये सब भूल जाता हूँ मैं जब भी लेक्चर देता हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही लेक्चर देते हो तो डेफिनेटली आपकी क्लास में कभी भी स्टूडेंट को नींद नहीं आएगी। और आप 99% टीचर ऐसे ही लेक्चर देते हो, आई नो 99% टीचर, लेकिन फिर भी जो नए नए टीचर होते हैं, जहाँ जिनके पास अभी एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है, जहाँ इस पेशे को दिल से अडॉप्ट नहीं कर पाते। देखो, टीचिंग करना 2 तरह का रीज़न होता है। टीचिंग जब आप करते हो
तो उसमें दो तरह के लोग नॉर्मली मिलेंगे। एक वो लोग जो दिल से इस पेशे में आए, जो दिल से टीच करना आए हैं, जो दिल से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, एक तो वो मिलेंगे। और एक वो मिलेंगे जिनको कोई और जॉब नहीं मिली तो चलो टीचिंग ज्वाइन कर लो। तो ऐसे दो तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लोग वही सक्सेस होते हैं इस जॉब में जो दिल से काम करते हैं। हाँ, कभी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं रहे होंगे कि कुछ लोगों को जॉब नहीं मिली तो टीचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इस प्रोफेशन को अडॉप्ट जब कर लेते हैं दिल से, तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं। क्लियर? तो आप सब टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पढ़ा लो, पूरा कंटेंट चाहे ना कवर हो, 50% कवर हो जाए, पूरा चैप्टर चाहे ना एक दिन में, जहाँ एक लेक्चर में, जहाँ 2 लेक्चर में, जहाँ एक वीक में ना कवर हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना आप कवर करवाना चाहते हो या जितना कवर कर सकते हो उतना स्टूडेंट्स को समझ आए, ज़्यादा ज़रूरी ये है। मैंने अपने 22 ईयर के टीचिंग प्रोफेशन में यही देखा कि टीचर्स का नॉर्मली एक उनके सिर पे भी एक तलवार लटकी होती है कि फिनिश योर सिलेबस। हाँ, सिलेबस हमने फिनिश करना होता है, ये भी हमारा एक पार्ट है, लेकिन सिलेबस फिनिश करने से ज़्यादा हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो आपने आज क्लास में फिनिश किया है टॉपिक, वो स्टूडेंट को कितना समझ आया है। जब हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली सिलेबस भी ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा और आपकी क्लास का रिजल्ट भी 100% हो जाएगा। और स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई टीचर लगन से पढ़ा रहा है, अगर कोई टीचर आपको अपना रियल बच्चा मान के पढ़ा रहा है, जैसे लोग अपने बच्चों को, घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ आपको बड़े भाई की तरह या बड़े सिस्टर की तरह आपको प्यार से पढ़ा रहा है, तो कम से कम उस टीचर का जो है आप साथ जरूर दें। क्लियर? उस टीचर की रिस्पेक्ट जरूर करें। देखो, जब तक हमारे दिल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना होती, एक बात याद रखना बच्चे, जब तक हमारे दिल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना होती, तब तक हम उससे कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप भगवान के सामने बैठ जाते हो, एक पत्थर की मूर्त के सामने आप धूप लेके, दिया लेके बैठ जाते हो। अभी वो सिर्फ अगर फिजिकली देखा जाए तो एक पत्थर की मूर्त है, लेकिन आपका एक बिलीव है कि नहीं, उस पत्थर में मेरा भगवान है, तभी वो भगवान आपको मिल पाएगा। अदरवाइज दैट इज ओनली स्टोन फाइल। ठीक है ना? आपने धन्य भगत की कहानी हमारे पंजाब में बहुत फेमस है, सुनी होगी कि तन्ना जट, जो जट था तन्ना, उसने भगवान को पाने के लिए अपना दरवाज़ा बंद करके वो बैठ गया था, और पंडित जी ने उसको एक सिंपल पत्थर दे दिया था कि बस यही भगवान है, यही सोच के कि शायद आज तक मैं नहीं भगवान से मिल पाया, ये कहाँ से मिल लेगा। लेकिन उसकी थिंकिंग थी, उसका मन था, दिल से वो साफ था। ठीक है ना? भगवान से मिलने के लिए वास्तव में उसका मन था, तो उसने भगवान को पा भी दिया। तो सेम ऐसे ही है कि जब तक हमारा मन नहीं है, जब तक हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं है, तब तक टीचर कितना भी अच्छा होगा, टीचर कितना भी क्वालिफाई होगा, यू कांट गेन एनीथिंग फ्रॉम दैट साइड। क्लियर? आप तभी गेन कब कर पाओगे जब आपका मन है, जब वास्तव में आपके मन में रिस्पेक्ट है, और आप जब वास्तव में समझना चाहते हो, जब लर्न करना चाहते हो, आपके मन में एक जोश है कि नहीं मैंने कुछ सीखना है, एक लगन है कि नहीं मैंने कुछ सीखना है। ठीक है ना? तभी आप सीख पाओगे। तो स्टूडेंट्स में ये लगन होनी बहुत जरूरी है, ये लगन होनी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जितना मन के साथ पढ़ोगे, जितना ढंग से क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट करके बैठोगे, जितना मन लगा के आप पढ़ोगे, जितनी टीचर की रिस्पेक्ट करोगे, आप उतना ही ज़्यादा गेन कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में पहले ही है कि नहीं यार
इस टीचर की तो शायद इसको शायद कुछ आता ही नहीं होगा, देन यू नेवर गेन फ्रॉम दैट साइड, यू नेवर गेन। क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही एक कॉन्सेप्ट हो गया है, आपने अपने दिमाग में पहले ही एक उस टीचर के लिए एक व्यू ले लिया है कि नहीं, ये इससे मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप डेफिनेटली कभी भी उससे लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि अगर कोई नया टीचर है तो कम से कम उसको 1 हफ्ता 10 दिन उसको टाइम दें, उसको समझने की कोशिश करें, देन डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ गेन जरूर करोगे। ठीक है, और टीचर से भी यहाँ यही रिक्वेस्ट है, मैं इतना बड़ा तो नहीं कि टीचर को सजेस्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि टीचर को यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ जितना प्यार से क्लास में रहोगे उतना ही स्टूडेंट आपसे गेन करेंगे, और पूरी लाइफ में उतना ही स्टूडेंट टीचर से रिस्पेक्ट करेगा, उतनी ही टीचर की रिस्पेक्ट करेगा। देखो दुनिया में सब पेशे हैं, दुनिया में सब पेशे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद पे जाके एक जेलसी फील होनी शुरू हो जाती है। आप कोई भी देखिए, एक शॉपकीपर है, उसके सामने कोई दूसरा शॉपकीपर आ गया, सेम वही चीज़ बेच रहा है, तो वो शॉपकीपर को आपस में जेलसी हो जाती है कि यार ये मार्केट में आ गया, अब ये मेरा धंधा चौपट करेगा। एक 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, उसके सामने कोई नया 5 स्टार 7 स्टार होटल आ गया, तो उनके मन में जेलसी शुरू हो जाती है। एक कोई अच्छा डॉक्टर है सिटी में, उसके सामने कोई और अच्छा डॉक्टर आ गया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये आ जाता है कि ये मेरे पेशेंट खींच लेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ही दुनिया में ऐसा है जहाँ जेलस फील नहीं होती, क्योंकि हर टीचर अगर उसका स्टूडेंट आगे बढ़ जाएगा तो हर टीचर बड़े प्राउड के साथ कहता है कि देखा ये मेरा स्टूडेंट था, देखा मैंने पढ़ाया था इसको। आज मैं भी बड़े फख्र से कहता हूँ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट अच्छी इंडस्ट्रीज में हैं, इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में भी हैं। बेशक उन बेचारों की अपनी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ उनको गाइड किया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। एग्ज़ाम में तो उन्होंने खुद ही लिखा ना, मैंने तो उनका हाथ पकड़ के नहीं लिखवाया एग्ज़ाम में जाके, या एग्ज़ाम में वो मेरा ब्रेन तो नहीं लगे थे, एग्ज़ाम में तो उन्होंने खुद अटेम्प्ट किया ना अपना पेपर, मैंने तो सिर्फ गाइड किया। लेकिन फिर भी मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ नहीं, ही और शी इज़ माई स्टूडेंट। तो एक टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से जहाँ पे दुनिया में जेलस फील नहीं है। एक लीडर भी दूसरे लीडर से आके निकल जाता है तो उसको भी जेलस फील होना शुरू हो जाता है कि यार कल मैंने सिखाई थी इसको पॉलिटिक्स, आज ये मेरे से आगे निकल गया। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जेलसी फील नहीं होती, वहाँ पे प्राउड फील होता है आपको कि नहीं, ही इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ माई स्टूडेंट। और अगर आप अच्छे टीचर हो तो स्टूडेंट भी प्राउड फील करते हैं, ही और शी इज माई टीचर। और वास्तव में अगर आप अच्छे टीचर हो, अगर स्टूडेंट्स को आपने टाइम दिया है, अपना कीमती टाइम दिया है प्रॉपर, स्टूडेंट को कुछ गेन करवाया आपने प्रॉपर, स्टूडेंट की कुछ हेल्प की आपने कभी, मे बी इन द टेक्स्ट बुक साइड, मे बी इन द टीचिंग साइड, एनीवन हेल्प इन द कैंपस, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी मार्केट में या कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आपको जब भी कहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपके पैरों को हाथ जरूर लगाता है। और उस टाइम एक टीचर को जो प्राउड फील होता है शायद वो एक प्राइम मिनिस्टर को भी फील नहीं होता। क्लियर? सो बीइंग टीचर एक बहुत नॉबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इज्जत वाला प्रोफेशन है। अगर आप इससे जुड़ते हो तो वास्तव में आप दिल से जुड़ो ताकि स्टूडेंट आपकी तभी रिस्पेक्ट करे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में 60 स्टूडेंट्स होते थे या होते हैं क्लास में, तो अगर एक अच्छा टीचर मिल गया तो ये मैं मानता हूँ कि ही इज़ द गुड पायलट ऑफ योर प्लेन। अगर एक प्लेन में 300-500 बंदा सफ़र कर रहा है सपोज, तो अगर उसका पायलट सही नहीं है तो वो 500 के 500 बंदों को या 300 से 350 बंदों को वो
डुबो देगा। तो पायलट जो है वो पायलट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे अगर टीचर अच्छा है तो क्लास के 60 के 60 स्टूडेंट जो हैं वो सक्सेस को डेफिनेटली अचीव करेंगे। और अगर टीचर में कहीं कमी रह गई तो वो 60 के 60 स्टूडेंट डूब जाएंगे और वो पूरी लाइफ में शायद आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर कहीं भी वो मिलते हैं, आप नहीं भी मिलते पूरी लाइफ में, तब भी उनके दिमाग में एक पिक्चर जरूर रहती है आपके प्रति कि यार ये टीचर की जगह कोई और टीचर होता तो शायद और अच्छा होता। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई डियर young faculty members especially, please teach with the heart, teach with the heart, not only as a profession, teach with the heart. टीचिंग को कभी भी आप लाइटली मत लो, टाइम पास मत करो, खाना पूर्ति मत करो। टीचिंग जो है ये ब्रेन और हार्ट की गेम है। आप जितना ब्रेन और हार्ट टीचिंग में इन्वॉल्व करोगे अपना, उतना ही आपके स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सुनने का, मुझे सुनने का। थोड़ा सा मैं लेक्चर में आज बीच में बहुत गुस्सा हो गया, तो लेक्चर इस तरह मुड़ गया, पता नहीं कैसे। क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स के मैसेज आए वो मैं सारे मैसेज सॉरी ना तो आपके सामने शेयर कर सकता हूँ मैं, और ना ही मैं सारे अभी टाइम है कि मैं पढ़ पाऊँगा। लेकिन कुछ मैसेज ऐसे भी थे जिनके कारण मुझे आज ये लेक्चर देना पड़ा। तो एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड मोस्ट रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स। Today we start the next topic, next case of this chapter. Up to the yesterday chapter, yesterday case we already covered about solid, projections of solids. So up to the yesterday lecture we covered in the first case when the axis of the solid is perpendicular to HP as well as parallel to VP. So in that case the top view first we draw because its base polygon lie in the top view. जो इसका बेस पॉलीगन है वो टॉप व्यू में लाई कर रहा है एंड दैट लाई इन द ट्रू शेप फ्रॉम इट्स टॉप व्यू। तो इसलिए यहाँ पे हमें टॉप व्यू इसका कवर करना, ड्रॉ करना जरूरी बनता है पहले, ठीक है। एज पर द कंसेप्ट फर्स्ट वी ड्रॉ इट्स टॉप व्यू, देन वी प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू एंड ड्रॉ द फ्रंट व्यू। क्लियर? बिकॉज इन द फ्रंट व्यू ही सेड द एक्सिस ऑफ दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो हाइट उसकी कहाँ पे आएगी एग्जैक्ट फ्रंट व्यू में, because the axis of that is parallel to VP, or you can say the whole solid is parallel to VP. So due to that its height comes in the front view. So in the second scale we inclined it with the given edge or given corner जो उसने HP पे फिक्स किया है, तो उसको वहाँ पे हम फिक्स करके उसके साथ हम उसको इंक्लाइन कर देंगे। और इसमें जब एज और कॉर्नर फिक्स करने की बात करेगा तो वो एज और कॉर्नर में फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में राइट हैंड साइड पे फिक्स करके चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आगे टिल्ट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग में इधर उसने बोला एक्स और स्टार्टिंग में आप इधर कॉर्नर फिक्स कर देते हो लाइक दैट, तो आगे जाके जब आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो एच नहीं कॉर्नर टिल्ट होगा, ठीक है। कॉर्नर लाई होगा मींस एच नहीं एचपी पे लाई होगा, कॉर्नर लाई होगा व्हेन यू टिल्ट विद द एचपी। सो ड्यू टू दैट वी फिक्स दैट एच और दैट कॉर्नर इन द फर्स्ट व्यू राइट हैंड साइड एज पर द कंसेप्ट। ये कल हमने डिस्कस कर लिया, तो ज़्यादा डेप्थ में आपने इसके बारे में बात करनी है तो कल का लेक्चर आप इसका पहले देख सकते हो। तो आफ्टर दैट ही सेड द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू एचपी, सॉलिड की एक्सिस एचपी के साथ इंक्लाइंड हो जाएगी एंड वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन 90 डिग्री प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स टॉप व्यू एंड अगेन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे ये पूरा सॉलिड आपके पास ड्रॉ हो जाएगा, पूरा सॉलिड ड्रॉ हो जाएगा इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की प्रोजेक्शन लेने के बाद। सो यू कैन ड्रॉ दैट टॉप व्यू। नाउ आफ्टर दैट ही सेड वन ऑफ इट्स एच लाई ऑन एचपी, ठीक है। अभी तक उसने क्या कह दिया, अभी हम इसको केस नंबर 3 में कवर करेंगे, मींस स्टेज नंबर यू कैन से
ये जो स्केच नंबर हम थर्ड आप ड्रॉ करेंगे, ये स्केच नंबर और केस नंबर इंक्लाइन टू बोथ की बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जो केस करने जा रहे हैं, मैं केस की अगर बात करूं तो केस हम करने जा रहे हैं क्या, एक्सिस, नाउ वी सेड एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ, मींस अब वो कह रहा है कि सॉलिड की जो एक्सिस है दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, HP एज वेल एज VP, HP एज वेल एज VP। तो when as per the concept, when he said the axis of the solid is inclined to both planes, then that solid draw in 3 stages. In the first stage, we assume the axis is not inclined with HP suppose. In the first stage, we assume the axis is perpendicular to HP. Or maybe in the first case the axis is inclined to VP, and in that case firstly we assume the axis is perpendicular to VP. So what we follow from here, when he said the axis of the solid is inclined to any plane, then in the first stage we assume the axis of the solid is perpendicular to the inclination plane, और क्यों करते हैं, रट्टा नहीं लगाना कि ब्रॉड सर ने बोला था या सर ने बोला था इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं उसका रीजन है, ऑलरेडी कल भी बताया था मैंने आपको कि जब सॉलिड की एक्सिस इंक्लाइन टू HP कर रहे हैं तो उसका बेस पॉलीगन, यू कैन सी हियर व्हेन द एक्सिस ऑफ सॉलिड इंक्लाइन टू HP, तो उसका बेस पॉलीगन इवन टॉप पॉलीगन दोनों HP के साथ एंगल बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों पॉलीगन एंगल बना रहे हैं HP के साथ, तो ये फ्रंट से या टॉप से ट्रू शेप में नहीं दिखेंगे। कब दिखेंगे, जब ये दोनों पॉलीगन पैरेलल टू HP हो जाएंगे, और पैरेलल टू HP कब होंगे, डेफिनेटली जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP होगी। तो इट मींस व्हेन वी सेट द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू एनी प्लेन, then in the first stage we assume the axis of the solid is perpendicular to the inclination plane. So after that we draw its top view, and project the top view we can draw its front view. Clear? So now after this case we incline that axis at the given angle, हम उस एक्सिस को गिवन एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर देंगे, जो एच का जो कॉर्नर बोला है उसको वहां फिक्स करके, एच ए बी बोला था तो ए बी को हमने एक्स वाई पे फिक्स करके वी इंक्लाइन द होल सॉलिड एट द गिवन एंगल नाउ। क्लियर? सो नाउ आफ्टर दैट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेकंड स्टेज, बोथ पॉलीगन, टॉप पॉलीगन एंड बेस पॉलीगन, एंड फर्स्ट वी ड्रॉ दैट पॉलीगन and now meet the edges of that polygon, because B24 C2 3 and E25 A2B means sorry A21 and B2 2, so that edges meet with that, because that edges meet and produce the rectangles. तो जब इंक्लाइंड हो गया तो टॉप में पर्टिकुलर हमें रेक्टेंगल्स नजर आएंगे, तो जब हमने इस एजेस को मीट कर दिया तो हमें टॉप में रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये वाला E25 to 4 to D, और दूसरा आ रहा है D24 to 3 to C। तो दो रेक्टेंगल हमें नजर आ रहे हैं, यू कैन सी हियर व्हेन द एज लाई हियर लाइक दैट, देन टू रेक्टेंगल्स, वन इज हियर एंड अदर इज हियर दिस साइड, तो दो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। लेकिन पैरेलल होता तो पूरी लेंथ नजर आती, इंक्लाइंड होने के कारण कंप्रेस नजर आ रहे हैं कितने, जितना ये रहेगा। तो 75 हाइट थी, 75 हाइट में से सिर्फ इतने से हमें रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, और दो बेस पॉलीगन नजर आ रहे हैं, टॉप का और बेस का, दो पॉलीगन नजर आ रहे हैं, बेस पॉलीगन एंड टॉप पॉलीगन, और ये दोनों पॉलीगन कंटिन्यू नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, इसको रिकैप किया मैंने, जो कल हमने काम कर लिया था। अभी ज़्यादा डेप्थ में समझना तो आप दोबारा कल का लेक्चर एक बार फिर फॉलो कर देना, यूट्यूब पे है। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। नाउ इन द थर्ड केस ही सेड एक्सिस ऑफ सॉलिड इंक्लाइंड टू बोथ। अब वो क्या कह रहा है कि सॉलिड की जो एक्सिस है वो दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो रही है। तो सेम ऐसे ही क्या होता था, व्हेन द एक्सिस व्हेन द लैमिना इज इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन, जब लैमिना दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड हुआ था तो हमने क्या अज्यूम किया था, लैमिना इज व्हाट, लैमिना इज पैरेलल टू द इंक्लिनेशन प्लेन। ये अज्यूम किया था जब लैमिना इंक्लाइंड टू वन प्लेन या इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन हुआ था, तो हमने ये अज्यूम किया था लैमिना इज पैरेलल टू द फर्स्ट वन इंक्लिनेशन प्लेन, एंड इन द सेकंड व्यू वी इंक्लाइंड इट with one respective inclination plane, and the third view we incline it with the other principal plane.
तो इट मीन्स दैट केस ड्रॉ इन 3 स्टेजेस. तो सेम दैट लाइक वी हैव द टू पॉलीगन, टू लैमिना इन द बेस ऑफ द नाउ सॉलिड, एक बॉटम में एक टॉप में. क्लियर. तो दो पॉलीगन मिल रहे हैं, एक बेस में पेंटागन मिल रहा है आपको लाइक दिस, तो एक टॉप में. तो अब दोनों पेंटागन जो है इंक्लाइंड हो रहे हैं एचपी के साथ, क्योंकि इंक्लाइंड टू बोथ है. तो अभी ये परपेंडिकुलर टू वीपी नहीं रहा, इंक्लाइंड टू बोथ हो गया, तो ऐसे हो गया लाइक दिस. तो इस केस में जब सॉलिड इंक्लाइंड टू बोथ हो रहा है क्या है, तो अभी तक सेकंड स्टेज तक क्या था, एक्सिस एक प्लेन के साथ इंक्लाइंड थी, दूसरे के साथ एक्सिस क्या थी, पैरेलल थी. किसके साथ इंक्लाइंड है यहाँ तक, एक्सिस इंक्लाइंड टू एचपी एज वेल एज दैट इज पैरेलल टू वीपी. बट नाउ ही सेड द एक्सिस inclined to HP, but that is also inclined to VP suppose at 60 degree. इस चीज को समझो. एक्सिस फिर देखो, एक्सिस inclined to HP at 45 degree, clear, and axis also inclined with VP at 60 degree. तो एक्सिस दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो रही है. अब वो कह रहा है ड्रॉ इट्स फाइनल फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू ऑफ दैट सॉलिड. So it means when the axis of solid like a lamina, when the axis of solid is inclined to both, then they are draw in 3 stages. तो उस केस में फिर ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज बन गई, जो ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में समझ लिए, परसों के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में हमने समझा ये हमारे पास फिर डेफिनेटली क्या बन गई उस केस के लिए, ये हमारे पास बन गई नाउ दिस सेकंड केस क्या बन गया, दैट इज द सेकंड स्टेज. तो ये सेकंड स्टेज बन गई हमारे पास. When the axis of inclined to both, then they are drawn in 3 stages. फिर समझो, and in the first stage ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज बन गई. In the first stage we assume the axis is perpendicular to HP. In the second stage we incline that axis with HP, and in the third stage we incline that axis also with VP at the given angle. Clear? तो ये जो केस अब बन रहा है हमारे पास, एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP, तो ये अब हमारे पास बन जाएगी कौन सी स्टेज, ये हमारे पास बन जाएगी थर्ड स्टेज. तो अब आज हम थर्ड स्टेज को इसको ड्रॉ करेंगे केस के साथ साथ कि जब एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ है, तो एक तो वो पूरा केस कैसे कवर करेंगे और एक थर्ड स्टेज कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ओके. अब एक चीज और समझो. When he said in the statement already he fixed the H, स्टेटमेंट में ऑलरेडी उसने H फिक्स कर दिया. कौन सा H? He said when the axis of solid is inclined to HP, अगर सॉलिड की एक्सिस HP के साथ इंक्लाइंड हो रही है ऐसे, तो उसका बेस पॉलीगन का एक एज HP पे लाई कर रहा है. इट मींस ही फिक्स दैट एज, दिस एज he said lie on HP like this when the axis of solid is inclined to HP. क्लियर? तो तभी वो एच हमने फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में राइट हैंड साइड पे रखा था, और सेकंड स्टेज में वो एच एचपी पे लाई कर रहा है, और वो एच क्या है, वो एच परपेंडिकुलर टू क्या है, दैट एच आल्सो परपेंडिकुलर टू वीपी. वो एच वीपी के साथ भी परपेंडिकुलर है जो एचपी पे लाई कर रहा है. तो परपेंडिकुलर होने के कारण वो फ्रंट व्यू से क्या दिखा, एक पॉइंट. व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन देन दैट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट इन द प्रोजेक्शन. तो वो एक पॉइंट दिखा कहाँ पे, HP पे, और जहाँ HP खत्म हो रहा है पीछे कौन सी लाइन थी, XY. तो वो H कौन सा था, A और B. तो वो XY के ऊपर एक पॉइंट दिखा when the axis of the solid is inclined to HP and one of its base edge lie on HP. तो इसीलिए वो पॉइंट हमारे पास यहाँ AB XY पे लाई कर रहा है. इज इट क्लियर? तो AB कब लाई किया, जब हमने फर्स्ट स्टेज के राइट हैंड साइड में उसको फिक्स कर दिया. इसके बारे में कल हमने अच्छी तरह बात कर दी है. आप फिर मैं कह रहा हूँ कल का लेक्चर देख सकते हो कि क्यों फिक्स किया, कैसे फिक्स किया. क्लियर? ओके. अब वो क्या कह रहा है आगे, अब वो कह रहा है कि जब उसकी, ध्यान से समझना आप इस चीज को रहे. अब वो कह रहा है कि जब उसकी एक्सिस HP के साथ इंक्लाइंड हो रही है और एक एच लाई कर रहा है HP पे, आप इस टेबल पे देखते रहो, जब उसकी HP के साथ एक्सिस इंक्लाइंड हो रही है और एक एच HP पे लाई कर रहा है, लेकिन अब एक्सिस 60 डिग्री जब VP के साथ इंक्लाइंड करनी है, तब भी वो एच HP पे ही रहेगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया उसको.
फिर देखो अभी तक HP के साथ एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइन थी, VP के साथ पैरेलल थी और वो एच HP पे लाई कर रहा था, दिस एच। एंड नाउ ही से दैट एच फिक्स ऑन HP, वो एच HP पे ही फिक्स है। जब पूरे सॉलिड की एक्सिस VP के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तब, लाइक दिस। और मे बी हम y से x की तरफ जाएंगे, इधर अब जगह नहीं होगी, एंगल अगर इधर लिया तो इधर जगह नहीं होगी, या फिर मुझे इधर से लेना पड़ेगा एंगल, तो इसलिए मैंने एंगल आपको प्रॉपर नजर आए तो 60 डिग्री, इट मीन्स लाइक दिस। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना गया। अब वो एच जो अभी तक VP के साथ परपेंडिकुलर था, ध्यान से देखो, वो एच प्लीज फिक्स द कैमरा ऑन टेबल प्लीज वंस, ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ही से यहाँ पे कैमरा फिक्स कर दो जहाँ मैंने एच फिक्स किया है। एंड ही से वन ऑफ इट्स एच लाई ऑन HP, उसका एक एच HP पे लाई कर रहा है और वो एच अभी VP के साथ परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो अब इस केस को। और पूरे सॉलिड की जो एक्सिस है, वो HP के साथ अभी तक 45 डिग्री का एंगल बना रही है, लाइक दिस। क्लियर हो रहा है बेटे? ओके, सो लाइक दिस। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि जब ये एक्सिस VP के साथ कौन सा एंगल बना रही है, जब 60 डिग्री लाइक दिस, मेकिंग द एंगल 60 डिग्री लाइक दिस, तब भी वो एच अब भी HP पे ही लाई कर रहा है, मे बी फ्रॉम दिस साइड और मे बी फ्रॉम दिस साइड, तब भी वो एच HP पे ही लाई कर रहा है। सीट, अब आपको टेबल पे नीचे दिख रहा होगा कि वो एच HP पे लाई कर रहा है, when that is making the angle 60 डिग्री with VP। क्लियर? अगर उसने ये नहीं कहता हो तो वो फिर क्या कहेगा, वो फिर दूसरा और इसको अलग तरह से कह सकता है। क्या? वो एक्सिस का एंगल नहीं देगा, वो क्या कहेगा, एक्सिस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, ओके, इट्स ओके। एंड नाउ ही सेड द एच लाई ऑन HP। अब ध्यान से समझना और चीज, द एच लाई ऑन HP, नाउ दैट एच मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद VP। क्लियर? तो इट मीन्स अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसने इस केस में क्या कहा, उसने इस केस में ये कहा कि उसका जो एच है वो जो HP पे लाई कर रहा है, एक्सिस तो उसकी 45 डिग्री एंगल बना रही है HP से, नो डाउट, लेकिन अब जो HP पे लाई कर रहा है वो HP VP के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सिस तो 45 डिग्री एंगल सीधा दिख रहा था, ओके, ऐसे बना रही थी तो दिख गया, HP लाई कर रहा था तो पॉइंट आ गया 90 डिग्री होने के कारण दिख गया, ठीक है। और HPC एंगल पूरे सॉलिड का दिया है और अब उसने ये फिक्स कर दिया कि द एच फिक्स ऑन HP। तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हियर इन द बोथ थिंग्स कि HP के साथ एंगल भी है और एच भी फिक्स हो रहा है, वो भी एंगल बना रहा है, HP पे फिक्स है वो भी। तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हियर, सो डोंट कंफ्यूज हियर। इसके लिए सिर्फ अपने दिमाग में यही रखना है, अभी ये H, इस H को जो परपेंडिकुलर टू VP था उसी को वो कह रहा है ना एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद VP। तो अभी H को भी भूल जाओ, अभी सिर्फ एक लाइन रखो कि अपने दिमाग में कि एक लाइन थी जो VP के साथ परपेंडिकुलर थी, अब वो लाइन VP के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, दैट्स ऑल। क्लियर? तो वो लाइन 60 डिग्री VP के साथ जब एंगल बनाई तो वो उसकी एंगल दिखा कहां से, लेकिन एंगल तो VP के साथ उसने बना दिया 60 डिग्री, लेकिन वो एंगल दिखा कहां से, टॉप व्यू से, ऑन HP। और HP को जब रोटेट किया क्लॉकवाइज तो एंगल नीचे चला गया, इट मींस बिलो XY, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो ड्यू टू दैट वी मेक द एंगल 60 डिग्री विद XY फर्स्ट, दैट्स ऑल। तो कंफ्यूज नहीं होना, जितना एंगल VP से कहा पहले उस एंगल को XY के नीचे ड्रॉ कर दो, XY के साथ, दैट्स ऑल। फिर उसने एक्सिस का है, चाहे एच का है, चाहे कुछ भी का है, चाहे रेक्टेंगुलर फेस का है, तो आप उस एंगल के ऊपर उसको फिक्स कर दोगे, दैट्स ऑल। क्लियर? फिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि इन दैट स्टेज, एज पर द कांसेप्ट इन द थर्ड स्टेज, वी रीड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द सेकंड स्टेज इन द थर्ड स्टेज, सेम लाइक इन लैमिना, सेम लाइक इन लैमिना। क्योंकि वो लैमिना इंक्लाइन टू हो रहे थे तो इतने कंप्रेस नजर आ गए। अब पहले लैमिना के केस में एक लैमिना आता था, अब दो लैमिना, फर्क इतना ही। तो अगर हम दोनों लैमिना को इंक्लाइन कर देंगे, शफल कर देंगे, उनको मीट कर देंगे तो अपने आप पूरा सॉलिड वाला शफल हो जाएगा, ठीक है ना।
दोनों लैमिना को इंक्लाइन कर देंगे एट द गिवन एंगल, ठीक है। इंक्लाइन करने के बाद उन दोनों लैमिना के एच मीट कर देंगे, जैसे A1 के साथ B2 के साथ 3 5 के साथ 3C के साथ E5 के साथ 4D के साथ, तो उनको मीट कर देंगे तो अपने पूरा सॉलिड आ जाएगा। तो लैमिना को तो आप शफल कर ही चुके हो, तो अब लैमिना को इजीली यहाँ शफल कर दोगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ लैमिना में क्या था, एक लैमिना में था, एक था, अब सॉलिड है तो यहाँ बस फर्क कितना होगा कि दो लैमिना आ जाएंगे। अगर प्रिज्म टाइप सॉलिड है, अगर पिरामिड टाइप सॉलिड है तो वो उसमें भी एक ही लैमिना आएगा बस फिर। सो इजी, ठीक है। सो ड्यू टू दैट वी शफल द सेकंड स्टेज टॉप व्यू इन द थर्ड स्टेज टॉप व्यू, और यू कैन से वी रीड्रॉ दैट सेकंड स्टेज टॉप व्यू इन द थर्ड स्टेज टॉप व्यू एट द गिवन एंगल एंड फिक्स on that angle maybe its axis, maybe its edge or maybe its one face। तो जो भी उसने फिक्स कहा वो उसको फिक्स कर दोगे। सिलेंडर है तो डायमीटर फिक्स करने को कहा है तो डायमीटर फिक्स कर दोगे। कोन है स्फीयर है तो डायमीटर फिक्स करने को है तो डायमीटर फिक्स कर दोगे। एक्सिस फिक्स करने को कहा तो एक्सिस फिक्स कर दोगे। क्लियर। तो फर्स्ट यू मेक द एंगल विद वीपी, जो भी एंगल लिया है घबराना नहीं है, जो भी एंगल लिया उसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। घबराना नहीं है। यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं कि सॉलिड है, एक तो था सॉलिड, दूसरा आ गया थर्ड स्टेज तक, ओहो ये तो शफल नहीं होगा। नो, यू कैन इजीली डू इट, यू कैन इजीली डू इट माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। मैं हूं ना, मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो अभी हो जाएगा, देखिए कैसे होता है। क्लियर, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी है। लेकिन बच्चे यहाँ पे जाके ध्यान छोड़ देते हैं कि इंक्लाइन टू बोथ करना है और सॉलिड है तो पता नहीं कितना टफ है। सो इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कितना इजी तरीका है, कितनी आसानी से आप इसको ड्रॉ कर जाओगे और देखोगे आपको खुशी होगी कि आपने इजीली आप 10 नंबर लेने के लायक हो गए हो। आप इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रहे यू कैन गेट द 10 मार्क्स नाउ इजीली, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब भी आती है तो आउट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है 10 नंबर की आती है, पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, लाइक दैट यूनिवर्सिटीज। लेकिन हमारे इधर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में या राजस्थान में ये प्रॉब्लम आती है तो ये मैक्सिमम 8 मार्क्स की आती है। सो व्हेन द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू बोथ। क्लियर। तो अब आपने इसको इंक्लाइन कैसे करना है, सी इट। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था द एच व्हिच एच, ही सेड द एच ए एंड बी, A and B and that lie on HP, now it's make the angle 60 degree with VP। तो सबसे पहले उसको लाई कराने के लिए अब हमने किया क्या है, यहाँ पे उस H को लाई कराने के लिए मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि ऊपर को कट ना करे। तो उसको लाई कराने के लिए मैंने B पॉइंट को सपोज B पॉइंट है ना, यस, चलो यहाँ ले लेता हूँ। तो B पॉइंट को सपोज मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, इस एच ए बी को लेके जाना क्योंकि ए बी लाई कर रहा था एच बी, तभी उसको राइट हैंड साइड फिक्स किया था फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में। तो मैंने यहाँ पे बी फिक्स कर दिया, इट मींस आई फिक्स द एच बी वन, आई फिक्स द एच बी वन। पॉइंट वही आएंगे क्योंकि सिर्फ उसका एंगल ही चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया अब भी सेम है। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, एंगल चेंज हो रहा हो तो पॉइंट वही रहेंगे। ओके, तो बी आ गया। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, बी हमने ले लिया, बी के बाद हमने डिस्टेंस लिया कहाँ से, ए से बी का, ए से बी का कंपास से हमने डिस्टेंस खोल लिया। सारी कंपास की खेल है यहाँ पे, आपको बस पता होना चाहिए कौन से पॉइंट कैसे लेने हैं। सो ओपन द कंपास ए टू बी एंड फिक्स ऑन बी हियर एंड कट द पॉइंट ए। सो हियर वी हैव द A1, हियर वी हैव द A1। क्लियर। अगेन हमें पॉइंट चाहिए डी, क्योंकि डायगोनली डिस्टेंस लोगे तो इजीली पॉइंट मिलेंगे हमेशा। हमेशा जब ऐसे शफल करना है तो कोशिश करो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्ट लेने के बजाय डायगोनल डिस्टेंस लो, पॉइंट्स करेक्ट मिलेंगे आपको। क्योंकि डायगोनली आर्क, क्यों, क्योंकि डायगोनली आर्क एक इधर से जा रही है, दूसरी सपोज इधर से आ रही है तो प्रॉपर पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों आर्क यहाँ ऐसे पास पास ले रहे हो तो प्रॉपर पॉइंट नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। सो इट शुड बेटर ऑलवेज व्हेन यू शफल द फिगर then always take the diagonally distance, this is always better for locate the correct position of that points. So we open the compass up to here, suppose first I open from A to D, it means A से लेके मैंने D तक कंपास खोल दिया, ठीक है। और जितना A से D होगा, बोर्ड के ऊपर कैमरा फिक्स कर दो प्लीज, तो जितना A से D होगा इट मींस आई ओपन द कंपास
फ्रॉम, क्योंकि इस फिगर को वहां शफल करने जा रहे हैं, सो ड्यू टू दैट आई ओपन द कंपास फ्रॉम पॉइंट A1 टू D1 लाइक दिस। तो मैंने A से लेके D तक कंपास पोज अब ओपन कर ली। A से D तक का डिस्टेंस मैंने सपोज मार्क कर लिया ऐसे, डायगोनली डिस्टेंस कितना हो रहा है A से D, दिस वन सपोज। सो आई फिक्स द कंपास ऑन A पे मैंने कंपास फिक्स कर दिया और D तक का जितना डिस्टेंस था उतनी कंपास खुली रहने दी, क्लियर, एंड आई मेक द आर्क। व्हाट आई डू, आई मेक द आर्क। अगेन जितना A से D होगा उतना ही B से D होगा, तो अगेन कंपास उतनी ही खुली रहने दी, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट उतनी ही खुली रहने दी। A पे आर्क लगा दी थी, अब B पे रख के मैंने उस आर्क को कट करा दिया लाइक दिस। तो जहां पे वो आर्क कट कर रही है दोनों, वहां पे डेफिनेटली मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, वहां पे मुझे पॉइंट मिल गया हेयर D1 आ गया। तो 3 पॉइंट आ गए इस पॉलीगन के। अब मुझे पॉइंट चाहिए कौन सा, E और C। तो अगेन मैंने D से कंपास अब ओपन कर दी, कहां तक, D से कंपास मैंने ओपन कर दी C तक, सॉरी E तक, फर्स्ट C तक भी कर लो, सेम डिस्टेंस होगा। सो D से E तक मैंने कंपास ओपन कर दी। सो जितना D से E होगा उतना ही D से C होगा। तो अगेन मैंने D पे फिक्स करके फॉर फाइंडिंग द पॉइंट C एंड E I make the arc, open the compass D to E and I make this arc, clear, and again from that side I fix on D and I make this arc, means I draw this arc। यहाँ पे थोड़ा ये लाना जगह कम है। So again I fix from C to D like this। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी D और इधर आर्क ले दी ऐसे, क्लियर है। अगेन आई ओपन द कंपास A to E। तो A ऑलरेडी डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे कंपास फिक्स की, इसको कट कर दिया और अगेन उस डिस्टेंस को B पे फिक्स करके इधर कट कर दिया। तो वेयर इट कट देयर लोकेट डेफिनेटली पॉइंट, व्हिच वन, हियर लोकेट E1 एंड हियर लोकेट C1। तो ऐसे आपके पास ये पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे, सो यू कैन इजीली लोकेट दैट पॉइंट। तो ये पॉइंट आपके पास अब ऐसे लोकेट हो जाएंगे, here we have C1, here we have E1। तो सारे पॉइंट लोकेट हो गए, A to B, B to C, C to D, D to E, E to A। After locating point you can meet in straight line because we have the base polygon and that edges are straight, so due to that point should be in the straight line। तो जो यहाँ पे डॉटेड है इसी फिगर को शफल कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे डॉटेड है वो वहां पे डॉटेड रहेंगे, जो यहाँ पे फॉर्म मैचेस हैं वो वहां पे फॉर्म मैचेस रहेंगे। व्हाई सो, बिकॉज रट्टा नहीं है कि सर ने बोला था इसलिए, बिकॉज सी इट वाई सो, बिकॉज जब इस एंगल पे 45 डिग्री पे, क्लियर, तो इस एंगल पे होने के कारण कुछ एज में फॉर्म दिख रहे हैं, कुछ डॉटेड दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वीपी के साथ एंगल बना रहा है तब भी एचपी का एंगल अब भी वही मेंटेन है। तो जितने एज यहाँ पे फॉर्म दिखे उतने ही एज यहाँ पे टॉप से फॉर्म दिखेंगे, और जितने यहाँ पे डॉटेड दिखे उतने ही वहाँ डॉटेड दिखेंगे। अगर एग्जांपल दूँ, ए बी एच पी पे लाई कर रहा था तो ए बी नीचे छुपा हुआ है, और जब वीपी के साथ एंगल बनाया तब भी ए बी एच पी पे ही लाई कर रहा है, तो अब भी वो नीचे लाई करता हुआ ही दिखेगा, तो अब भी वो डॉटेड ही दिखेगा। तो इसलिए जो पॉइंट्स वहाँ पे डॉटेड है वो यहाँ पे डॉटेड रहेंगे, जो यहाँ पे डार्क है वो यहाँ पे डार्क रहेंगे। तो A to D डॉटेड है, सो A to B शुड बी डॉटेड। मैं पहले मीट कर दूं, सो फर्स्ट आई मीट दैट पॉइंट A to B, ठीक है। आपने भी अगर मीट करते हैं पहले तो लाइट मीट करोगे ताकि बाद में उनको रेस करने में कोई दिक्कत ना हो। देन B to C, देन C to D, then C to D, then E to D, then E to A। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आप पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड को जब आप शेप को टिल्ट करोगे तो थोड़े अच्छे हो सकता है उसके बाहर की तरफ आ जाए और यहाँ पे वो दिखने शुरू हो गए, इसलिए यहाँ पे अभी आप एग्जैक्ट सबको डॉटेड नहीं करोगे, जिनका 100% श्योर है कि ये डॉटेड रहेंगे सिर्फ उन्हीं को डॉटेड करोगे। फॉलो माय पॉइंट।
जिनका 100% श्योर है कि ये वाले पॉइंट हमारे डॉटेड रहेंगे ही रहेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही डॉटेड करोगे। क्लियर? अब अगर मैं इस केस में देखता हूं, क्योंकि एंगल इसमें ज्यादा है, इसमें 60 डिग्री एंगल इधर ज्यादा बन रहा है, तो डेफिनेटली इसमें अब सी कॉर्नर बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो सी यहाँ पे फिर डॉट बी टू सी जो वो अंदर रह गया वो अब भी वो डॉटेड ही रहेगा अगर कवर करूं। फिर भी आप ए टू बी का तो 100% श्योर है कि ये डॉटेड रहेगा, तो अभी इसी को डॉटेड करो। बाकी पूरे सॉलिड को शफल करने के बाद हम फिर प्रॉपर देखेंगे कि कौन सा डॉटेड देखेगा और कौन सा नहीं। तो आपने ये पेंटागन यहाँ पे शफल कर दिया, ये पेंटागन आपने शफल कर दिया। क्लियर? अब हमने देना दूसरा पेंटागन 1 2 3 4 5 वाला, उस पेंटागन को ड्रॉ करना है। तो उस पेंटागन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी टोटल ये लेंथ कितनी है। तो टोटल ये लेंथ आपको कितनी मिल रही है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, ताकि आप प्रॉपर लेंथ कहाँ से पिक करनी है समझ आ जाए। D2 4 वाली लाइन को अगर लाइट एक्सटेंड कर देता हूँ मैं आगे, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, तो इट मीन्स इट शुड बी लाइट मैंने एक्सटेंड कर दी, तो मैक्सिमम हमें कितनी लेंथ मिल रही है, मुझे D से लेके 1 2 एच तक ये लेंथ मिल रही है। तो D ऑलरेडी लोकेट हो गया था। और दूसरी चीज मैंने देखी कि D से लेके 1 2 तक वो जो लेंथ जा रही है मेरे पास, वो लेंथ कहाँ पे जा रही है, वो उसकी एक्सिस O1 टू O1 पे जा रही है, एक्सिस O1 टू O1 पे जा रही है। क्लियर? और अगर एक्सिस O1 टू O1 देखता हूं मैं, एक्सिस O1 टू O1 देखता हूं, तो दैट इज द परपेंडिकुलर टू AB एंड 1 2 and that is also passing from the center of AB and 1 2 and starting from the D। तो इट मीन्स अब मैंने क्या किया, पहले मैंने सेंटर को मार्क किया, उसके सेंटर को मार्क किया ताकि उस एक्सिस की पोजीशन को प्रॉपर लोकेट कर पाऊँ। किसके सेंटर को, ए बी के सेंटर को मैंने मार्क किया कि ए बी का सेंटर एक्चुअली है कितना, तो उसी सेंटर को कट करना है ना, तो इसलिए मैं ए बी से लेके सेंटर को मार्क करूंगा लाइक दैट, ए टू बी तक ये सेंटर था। तो मेरे पास ए टू बी तक ऑलरेडी ये लेंथ मैंने शफल की थी, so we open the compass from A and cut to O, O1 means O1 वाली लाइन जहाँ कट कर रही है यहाँ तक up to here, so AB2 up to here on the red point I open the compass this and cut on this। clear? Why this? Because the point O1 to O1 passing from the D to this point perpendicular। ठीक है? तो अब इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने ड्राफ्टर का अगर एक स्केल मैंने इस एंगल पे लगा दिया, देखो ड्राफ्टर का एक स्केल मैंने इस एंगल पे लगा दिया, कौन से, ए बी वाले पे, ए बी वाले बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दो कैमरा प्लीज। तो ड्राफ्टर का एक स्केल ए बी वाले एंगल पे लगा दिया मैंने ऐसे, वही टाइट कर दिया रोप को, तो अपोजिट स्केल क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर हो गया पूरा लाइक दिस। तो अपोजिट स्केल को मैं यहाँ से यूज करते हुए, अपोजिट स्केल को मैं यूज करते हुए डेफिनेटली इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा O1 टू O1 वाली लाइक दिस। क्लियर? और अगर मैं देखूंगा तो ये लाइन कहां से पास हो रही थी, D से, तो अगर मैं इसको यहाँ पे D या इसके सेंटर को भी लगा के अगर मीट करूं मैं, तो डेफिनेटली ये एक्सिस के मींस ए बी एच के परपेंडिकुलर ही जाएगी लाइक दिस। तो इट मींस मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ले ली है जैसे, और वो लाइन कौन सी है, O1 टू O1। अब मैंने इसी लेंथ के ऊपर फिक्स करते रहना पॉइंट। सबसे पहले मैं D से O1 तक का, पहले O1 तक का डिस्टेंस ले गया ताकि इसका सेंटर भी मार्क कर दूं मैं साथ साथ ही। तो यहाँ पे मेरे पास O1 आ गया, दिस इज द सेंटर CG पॉइंट ऑफ द पेंटागन। अब O1 से मैंने 4 1 का डिस्टेंस ले लिया, O1 से 4 1 का। क्लियर? जब ये कह लो कि D से 4 1 का, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर आपके पॉइंट गलत लोकेट नहीं होते अगर आप एक ही पॉइंट से डिस्टेंस लेते हो। सो आई मार्क फ्रॉम D1 विद कंपास टू 4 1। तो मैंने D ऑलरेडी ले लिया ना, D से मैंने 4 1 का डिस्टेंस पहले मार्क करा दिया। तो मेरे पास दूसरे पॉलीगन का एक पॉइंट मिल गया, कॉर्नर पॉइंट, दैट इज 4 1, दैट इज 4 1। क्लियर? अब 4 1 से मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए 1 2 का, तो अगेन मैंने 4 लोकेट कर दिया था,
तो 4-1 से मैंने 1-2 लाइन का डिस्टेंस मार्क कर लिया कंपास खोल के। सेम डिस्टेंस पिक करते जाना, आगे चलते जाना। 4-1 से 1-2 का सेंटर मार्क कर दिया मैंने यहाँ। 4-1 से 1-2 का सेंटर स्पोज यहाँ मार्क होगा मेरे पास लाइक दिस। सो आई मार्क फ्रॉम ओके mark from 4-1 to 1-2. Good. So I mark here 4-1 to 1-2 like this. तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आ गया ये 1-2 का आ गया, और साथ साथ मैंने 4-1 से O1 का डिस्टेंस भी ले लिया क्योंकि मुझे एक्सेस भी लोकेट करनी है आपको कुछ बताने के लिए साथ साथ। तो 4-1 से O1 का डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया सारे। सो हियर वी हैव द O1। अब मुझे चाहिए 1 और 2। अब हमें क्या चाहिए 1 और 2, एंड वी ऑलरेडी नो द 1 और 2 इज व्हाट दैट इज द परपेंडिकुलर टू O1 टू O1। तो O1 टू O1 वाली लाइन आ रही है आपके पास, तो इस लाइन के ऊपर आपने ड्राफ्टर ऐसे लगा दिया लाइक दिस। इस लाइन के ऊपर ऐसे ड्राफ्टर लगा दिया आपने और वहीं टाइट कर दिया इसी एंगल पे। तो अपोजिट स्केल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपोजिट स्केल ऑटोमेटिकली इस लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस ऑपोजिट स्केल को यूज करते हुए आप ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। तो इट मींस मेरे पास लाइन आ गई एंड दैट लाइन 1 to 2 1 एंड दैट इज द परपेंडिकुलर टू O1 to O1 to O1 एंड दैट इज फॉर 1 2। अब इस लाइन के ऊपर मुझे क्या कट करना है, डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर मुझे 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस कट करने। यस, I mark the distance 1 O1 वाली लाइन और 2। तो इट मींस फ्रॉम O1 वाली लाइन से मैंने 1 का डिस्टेंस ले लिया। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है इसलिए O1 से 1 का और O1 से 2 का डिस्टेंस सेम होंगे। सो आई ओपन द कंपास 1 टाइम ओनली एंड फिक्स ऑन सेंटर एंड कट बोथ साइड ऑफ दैट परपेंडिकुलर लाइन। तो जहां पे दोनों तरफ कट कर देगा वहां पे मेरे पास पॉइंट आ गया 1-1 एंड 2-1। 1-1 and 2-1. So we cut it both sides. Clear? So I meet it with the straight line again. 1-1 to 2-1. 1-1 to 2-1. I meet it with the straight line now. 1-1 to 2-1 like this. 1-1 to 2-1. तो ये मेरे पास लाइन आ गया, ये मेरे पास एज आ गया आपके पास इस मेथड से। कौन सा 1-1 to 2-1 का एज आपने इस मेथड से इजीली ड्रॉ कर दिया। तो इट मींस अब मेरे पास जो टॉप पॉलीगन है उसके कितने पॉइंट आ गए, इस मेथड से आपके पास टॉप पॉलीगन के 3 पॉइंट आ गए। कौन कौन से 1-1, आफ्टर दैट 2-1, देन 4-1। अब हमें टॉप पॉलीगन के पॉइंट कौन से चाहिए 5-1 एंड 3-1 होंगे। तो सेम लाइक द सेम मेथड ऑलरेडी वी डिस्कस। वी ओपन द कंपास फ्रॉम वेयर टू वेयर, वी ओपन द कंपास 4-1 to 5-1। तो 4-1 से 5-1 का कंपास मैंने ओपन कर दिया। तो जितना 4-1 से 5-1 होगा उतना ही 4-1 से 3-1 होगा। सो 4 ऑलरेडी आपके पास है। आई फिक्स द कंपास हियर एंड आई मेक द आर्क फॉर द 5-1 लाइक दिस वन साइड एंड अगेन फिक्स ऑन द कंपास 4-1 एंड मेक द आर्क फॉर द 3-1 लाइक दिस। तो अगेन देखो I fix the compass on 4-1 to 5-1। जितना 4-1 से 5-1 होगा उतना ही 4-1 से 3-1 होगा। I fix on 4-1 and make the arc, I fix on 4-1 and make the other arc। तो दोनों तरफ मैंने ऐसे पॉइंट्स को फिक्स करके दोनों तरफ की मैंने आर्क को अब ऐसे क्या किया आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो ऐसे दोनों तक की आप इजीली ड्रॉ कर दोगे एंड दीज आर्क शुड बी लाइट, वेरी लाइट रखना है इन आर्क को आपने। नाउ for locate the 5-1 and 3-1, now I open the compass 1-1 to 5-1। तो जितना 1-1 to 5-1 होगा उतना ही 2-1 to 3-1 होगा। So I fix on 1-1 and cut that arc and fix on 2-1 and cut this arc। So where the arcs are cut, they definitely locate the point which one 5-1 and the point 3-1। So where that arcs cut, they locate the point 5-1 and 3-1। So after locating the points, we can check it the arc points will locate properly or not। तो ये आप थोड़ी थोड़ी ऐसे जैसे मैं रख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी आप रखो वहाँ पे शीट के ऊपर ताकि एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि यू टेक द प्रॉपर मेथड। ठीक है,
आप जब तक ये आर्क शो नहीं करोगे एग्जामिनर को एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत प्रॉपर मेथड अडॉप्ट किया कि नहीं। तो ये आर्क थोड़ी थोड़ी लाइट रखो वहाँ पे शीट पे, उनको पूरा अरेंज मत करो। सो नो अगेन लुक एट द पॉइंट 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। ओके, इट्स ओके, सारे पॉइंट आगे पहुंचो। आफ्टर टेकिंग द ऑल पॉइंट्स नाउ यू कैन मीट इन स्ट्रेट लाइन 1 1 to 2 1 2 1 to 3 1 3 1 to 4 1 4 1 to 5 1 and again 5 1 to 1 1। So you can locate that arcs easily। तो ये आर्क्स आ गई हमारे पास। तो with that you can see we draw the both lamina, base lamina and top lamina। You can say not lamina, ये solid है तो यहाँ polygon कहना ज़्यादा better रहेगा। So we draw the both polygon, base polygon and top polygon, pentagon polygon। क्लियर? तो हमने ये आ गए। अब दोनों पॉलीगन मिल गए। आप देखो ना, आपका ये सॉलिड इंक्लाइंड ऐसे हो जाता है एचपी और विद वीपी। तो अब दोनों पॉलीगन मिल गए। अगर दोनों पॉलीगन मिल गए, दोनों के पॉइंट मिल गए, बेस के पॉइंट मिल गए ए बी सी डी ई, टॉप के पॉइंट मिल गए 1 2 3 4 5, तो फिर रह क्या गया? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 हमें पता है मीट कर रहा था, ए मीट कर रहा था 1 के साथ, बी मीट कर रहा था 2 के साथ, सी मीट कर रहा था 3 के साथ, 4 मीट कर रहा था डी के साथ, और 5 मीट ई मीट कर रहा था 5 के साथ। सो वी कैन इजीली मीट इट, है ना? तो हम इनको इजीली मीट कर सकते हैं। सो वी मीट इट दैट पॉइंट्स। सबसे पहले सपोज लाइक दैट 1, मैं ऊपर से शुरू कर देता हूँ। सपोज 5 टू ई मीट कर रहा था, वी नो। तो 5 टू ई हमने स्ट्रेट लाइन में मीट करा दिया बिकॉज वी हैव द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ दैट solid and that rectangular face in straight edges, having the straight log edges। तो 5 को E से मीट करा दिया हमने। सेम ऐसे 1 to A मीट कर रहा था, वी नो इट। सो 1 को A से मीट करा दिया हमने। अभी आप लाइट मीट कराना, क्योंकि अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि कौन से अभी डार्क आएंगे कौन से लाइट। तो इसलिए पहले आप इनको लाइट मीट कराओ, फिर बाद में सुनाता हूँ डार्क कैसे आएंगे लाइट कैसे आएंगे। Then 4 1 to D1 we meet it, means कि डार्क कौन से आएंगे और डॉटेड कौन से आएंगे। Then B2 2 1 means B1 to 2 1। Then C2 means C1 3 1 to C1। या ये कह लो कि C1 to 3 1। So we meet that। तो इस मेथड से आपका पूरा सॉलिड इजीली शफल हो गया। आप बताओ ये कितना टफ है? इट्स वेरी इजी। डिस्टेंस उठाए कट करते गए एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हियर और टेंशन में आ जाते हैं कि ये पता नहीं थर्ड स्टेज आगे को क्या होगा। यू कैन इजीली ड्रॉ इट, डोंट वरी, यू कैन इजीली ड्रॉ इट। ये केस खत्म होने के बाद एक बात और बताऊंगा जो आप चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सब्जेक्ट में स्पेशली। ओके, सो वी मीट दैट ऑल पॉइंट्स। ओके, अब इसमें हमने देखना है कि कौन से पॉइंट फर्म आ रहे हैं और कौन से डॉटेड आ रहे हैं। पहले मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज कैमरा भी यहाँ टेबल पे फिक्स कर दो। तो नाउ सी इट, मैम प्लीज फिक्स द कैमरा ऑन टेबल। सो नाउ इन दैट केस आई फिक्स द बेस पॉलीगन हियर फर्स्ट। तो ऐसे एक एज परपेंडिकुलर टू वीपी था और वही एज हम कह रहे हैं कि वो एज अब 60 डिग्री वीपी के साथ एंगल बना रहा है। सपोज लाइक दिस, दैट्स मेक द एंगल 60 डिग्री वीपी। ऐसे नहीं, हम ऐसे ले रहे थे, ऐसे। दैट मेक्स द एंगल 60 डिग्री वीपी लाइक दिस, दैट एज। क्लियर? क्या हम ऐसे ले रहे थे एंगल? कैसे ले रहे थे एंगल? समझो इसको, हम एंगल कैसे ले रहे थे 60 डिग्री? किसका? एज का कि बेस का? किधर का एंगल ले रहे थे? 60 डिग्री हम एंगल बार की तरफ ही ले रहे हैं। मीन्स हम 60 डिग्री जो एंगल ले रहे हैं, एच जो एच पी पे लाई कर रहा था वही एच हम कह रहे हैं कि 60 डिग्री ऐसे एंगल बना रहा है लाइक दिस। तो अब वो एच एच पी पे लाई कर रहा है। अब अगर मैं इस लैमिना को उठा दूं, अगर मैं सपोज ऐसे एंगल ले रहे हैं ना 60 डिग्री, यस, तो इस लैमिना को अगर हम हटा देते हैं ऐसे लाइक दैट, दिस वन रिमूव, तो यू कैन सी विच पॉइंट यू कवर प्रॉपर, क्योंकि आपका ये एज 60 डिग्री एंगल बना रहा है।
दिस एज नाउ मेकिंग एंगल 60 डिग्री, तभी आपको वो ऐसे दिख रहा है लाइक दिस, ये एज सपोज 60 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे। ये तो मैंने ज़्यादा कर दिया ना एंगल 45 के लिए, इसलिए आपको पूरा बेस यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, यू कैन सी इट। तो इट मीन्स आप वो जो बेस का एज एच पी पे लाई कर रहा था वो आपको फ्रंट से नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये एच और ये एच, ये दो एच नजर आ रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये एच और ये एच आपको अब इस केस में जब एंगल बना रहा है 60 डिग्री लाइक दिस, यस लाइक दिस ऐसे, तो आपको ये एच और ये एच नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो इस केस में क्या हुआ कि जो यहाँ पे डॉटेड है वो यहाँ पे डॉटेड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर ये डॉटेड चल गया, अब देखो मैं फिगर को और क्लैरिटी करने के लिए, ताकि आपको और अच्छी तरह ये चीज समझ आ जाए, और क्लैरिटी करता हूँ आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, देखना भी कि फिगर ये प्रॉपर एंगल बन कैसे रहा है। यस, तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे ये भी डॉटेड था, तो मैंने सपोज इसको डॉटेड कर दिया ऐसे, ये एच डॉटेड हो गया पहले की बात कि C1 to B1 भी डॉटेड हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं कहूँ इस चीज को कि अगर ये करंट जा रही, ये करंट, तो ये तीसरी वायर उसके साथ जोड़ दी तो करंट इधर भी फॉलो हो जाएगा, जैसे मैंने कल समझाया था। तो ये एच भी डॉटेड चला गया और ऐसे इधर से ये, तो डॉटेड का मतलब है कि जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वहां से दिख नहीं रहे। और डेफिनेटली ये ऊपर का, अब आपको इस केस में एच ऐसे हो रहा है ना, एच पी के साथ ऐसे हो रहा है, और 60 डिग्री विद वीपी ऐसे एंगल बना रहा है, ये देखो ऐसे। तो डेफिनेटली इस केस में क्या हुआ, ऊपर का पॉलीगन आपको अब पूरा नजर आएगा, टॉप से ऊपर का ये पॉलीगन आपको पूरा नजर आएगा। और बेस एच जो पीछे चला गया वो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि उस केस में लाई कर रहा था 60 डिग्री, ऐसे था ये बेस है। तो आपको ये वाला पॉलीगन जो है 60 डिग्री इधर हो गया ना, ये एंगल अगर हमने इधर लिया एच का, तो डेफिनेटली वो 60 डिग्री उधर जाएगा। हाँ, तो आपको ये पॉलीगन कुछ नजर आएगा क्योंकि एचपी के साथ भी वो इंक्लाइंड है। क्लियर? तो आपको ये चीज अब नजर आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे सेम एज इट इज फिगर यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इन एजेस को और डार्क करता हूँ तो आपको व्यू क्लैरिटी थोड़ी और आएगी। डार्क मीन्स अगर मैं सपोज अभी इरेज ही कर देता हूँ सपोज, तो देखो आपको व्यू क्लैरिटी और ज्यादा नजर आएगी। अगर मैं ऐसे कहूँ सपोज, इसको भी मैं इरेज करता हूँ सपोज, तो आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो रहा है कि जब इंक्लाइंड हो रहा है तो मैंने इस एज को जब ऐसे इंक्लाइंड किया, इस एज को, ये जो एज एचपी पे लाई कर रहा था ऐसे, तो इस एज को मैंने जब ये एंगल दिया, क्लियर, ऐसे 60 डिग्री, तो हमें इसके टॉप व्यू से, क्योंकि ये एचपी पे नजर आना ना, क्यों आपको यार क्यों फ्रंट में क्यों कंफ्यूजन आ रही है, देखो मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये ऐसे आ रहा है नजर, अभी तक फ्रंट में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये व्यू आप ड्रॉ कर रहे हैं टॉप का, तो ये टॉप का एचपी पे आया। तो जब एचपी को हमने क्लॉकवाइज, एचपी पर रिएक्शन लेने के बाद जब एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये नीचे चला गया था ऐसे। अब देखो आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा, अब आपको ऐसा ही व्यू कुछ नजर आ रहा है, देखो जो टॉप से आ गया था, दिस एच 1 to 2, 1 to 5, 2 to 3, 3 to 4 एंड 5 to 4। तो ये पूरा पॉलीगन आपको फर्म नजर आ रहा है ऐसे, दिस वन। ठीक है, और ये स्लांट एज, ये स्लांट एज, ठीक है, और इधर ये पीछे का। तो ये आपको दो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, एक ये 90 डिग्री और एक ये, तो ये और ये। तो इट मींस ये फिगर अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो नाउ दैट इज शफल विद द 60 डिग्री, द एज लाई ऑन एचपी, नाउ दैट एज, अब देखो ऐसे बना रहा था एंगल, नाउ द एज लाई ऑन एचपी दैट आल्सो शफल 60 डिग्री विद वीपी। तो जब 60 डिग्री विद वीपी ऐसे शफल हो गया, तो अभी आपको टॉप एचपी भी आया, एचपी को रोटेट किया, तो अगर मैं यहाँ करके बताऊँ इसको, तो एचपी पे पूरा व्यू आया, और एचपी को जब मैंने रोटेट किया 60 डिग्री विद वीपी होने के कारण एचपी भी आ गया टॉप व्यू पूरा, एचपी को जब रोटेट किया तो ये दिखना शुरू हो जाएगा आपको। क्लियर? तो ऐसा आपको टॉप व्यू यहाँ नजर आ रहा है। क्लियर? ओके, अब हमने देखना है कि इसमें डॉटेड एजेस, तो डॉटेड एजेस को मैं दोबारा फिर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। व्यू क्लैरिटी के लिए मैंने अभी उनको डिलीट कर दिया था। तो डॉटेड एजेस कौन से थे हमारे पास,
A to B we are the dotted, yes A to B। मैं थोड़ा ना इनको दूसरे कलर से करता हूँ, देखो मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको ब्लू क्लैरिटी हो। मैं थोड़ा यहाँ पे डॉटेड एजेस पर ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि आपको ब्लू क्लैरिटी प्रॉपर रहे। सो A to B we are the dotted edges बेस पॉलीगन का A to B डॉटेड आ गया। अब देखो ये ग्रीन कलर है भी थोड़ा लाइट, आपको ब्लू क्लैरिटी प्रॉपर रहेगी। देन B to C we have the dotted edge, then C to D फॉर्म था, D to E भी फॉर्म था क्योंकि बाहर की तरफ निकल गया, और E to A फिर अंदर की तरफ आ रहा है तो दैट इज आल्सो डॉटेड। क्लियर? तो ये इसके साथ एज मिल रहे थे A to 1 should be dotted, क्लियर? ऐसे हमारे पास B to 2 जो था वो डॉटेड रहा। तो अब मैंने ग्रीन कलर इसको दे दिया, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगी। अब देखो फॉर्म कौन सा है जो ब्लू दिख रहा है, ठीक है, और अगर हिडन लाइन देखनी है तो हमें ग्रीन कलर वाली लाइंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो हिडन लाइन ग्रीन से ले ली कि मीन्स वो पीछे चलेगी, इसलिए उनको लाइट कर दिया मैंने ग्रीन कलर से। तो दिस इज द फॉर्म व्यू, इट मीन्स विद दैट द एच, अब क्या हुआ यहां तक, क्या हुआ द एच लाई ऑन HP, कौन सा एच लाई कर रहा था AB, फिक्स ऑन द कैमरा ऑन प्लीज, द एच विच एच लाई हियर, द एच AB इज लाई, एच AB लाई ऑन HP, एच AB लाई ऑन HP मींस XY और HP, नाउ दैट एच मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद VP। अब ये एच जो HP पे लाई कर रहा था ये एंगल फाई 60 डिग्री बन गया, ये एंगल फाई 60 ठीक है। तो 60 डिग्री पे उस एज को शफल करके आप पूरा व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ध्यान से समझना। और एक बार अगर उसने ये कहा होता, माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर उसने अब ये कहा होता कि इट्स एक्सिस मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद VP, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही ड्रॉ होता, तब भी माय डियर ये सॉलिड ऐसे ही ड्रॉ होता। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 60 डिग्री तो ऐसे बोला था सर ने, और अब 30 डिग्री एक्सिस की बात कर रहे थे, हमने तो 60 डिग्री एच को किया था, 30 डिग्री एक्सिस कैसे हो गया, इस चीज को समझो। एक्सिस की पोजीशन स्टार्टिंग से समझो। स्टार्टिंग में टॉप व्यू में एक्सिस कहाँ थी, O, हमने O फिक्स किया था पेंटागन में। कैसे फिक्स करते थे हम, वो सेंटर कैसे ढूंढते थे, CG पॉइंट O कैसे लोकेट करते थे, किसी दो एजेस का सेंटर लिया हमने, मेक द सेंटर ऑफ एनी टू एजेस, 1 2 का सेंटर ले लिया, फिर अपना 2 3 का ले लिया, मेक द सेंटर ऑफ एनी टू एजेस और ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट कॉर्नर फ्रॉम दैट सेंटर। तो 1 2 से अपोजिट कॉर्नर D था, D की तरफ लाइन ले ली, और 2 3 से कॉर्नर 5 था, 5 की तरफ ले ली। तो जहां दोनों ये लाइनें आपस में कट करेगी, डेफिनेटली देयर लोकेट द CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ दैट पेंटागन पॉलीगन हियर ऑन द पॉइंट O। तो इट मींस वहां पे क्या आ गया, वहां पे आपके पेंटागन पॉलीगन की क्या आ गई, एक्सिस आ गई, सेंटर पॉइंट आ गया, बिकॉज एक्सिस ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर इन द 90 डिग्री सॉलिड, बेस सेंटर टू टॉप सेंटर। तो टॉप की भी एक्सिस ऐसे मिलेगी, क्लियर, ओके। और वो एक्सिस अब क्या थी, परपेंडिकुलर टू HP। इसलिए आपका पूरा सॉलिड जो था, मैं इस केस में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसकी एक जो टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निक है, उसमें आप डेप्थ में जाओ। और वो जो एक्सिस का सेंटर पॉइंट था, वहाँ से हमने एक्सिस 90 डिग्री ले ली, बिकॉज द सॉलिड इज राइट सॉलिड, 90 डिग्री चलेगी। बेस ऑफ द सॉलिड लाई ऑन HP, due to that the height of the solid 75 cut from its base line here on HP, जहाँ HP खत्म हो रहा है, पीछे कौन सी लाइन है, XY। so due to the 75 length from its XY to top here, 75 अब मिलेगी। so cut the solid कट कर दिया, H रीड कर दिया, और वहां से हम एक्सिस भी ले गए थे। एक्सिस को हमने वहां नाम दे दिया था O' to O', और वही O' to O' एक्सिस सेकंड केस में कह रहा है 45 डिग्री विद HP, inclined to HP at 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री पे एंगल ले लिया,
उस एक्सिस को यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्लियर, और उस एच को फिक्स करा दिया एचपी पे, और वही फिगर यहाँ शफल हो गया एट द एंगल 45 डिग्री, क्योंकि जितना आपको अब ये फ्रंट में दिख रहा था, अगर मैं इसको अब इंक्लाइन करूँ तो अब भी उतना ही दिख रहा है, सिर्फ उसका क्या हो रहा है, सिर्फ उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रंट में देखा था उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया आपको टिल्टेड एंगल पे नजर आया, तो मैंने उसका यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया। एंगल चेंज करने के बाद हमने प्रोजेक्शन ले ली, वी फाइंड इट टू पॉलीगन्स मीट दैट पॉलीगन पॉइंट्स, तो हमारे पास ये पूरा सॉलिड आ गया। पूरा सॉलिड आने के बाद यहाँ पे एक्सिस की पोजीशन कहाँ थी, O1 to O1 मींस O डैश टू O डैश, O डैश टू O डैश हमने बेस में भी और टॉप में भी दोनों तरफ डिस्टेंस कट करके लोकेट कर दी, इसीलिए साथ साथ, तो O डैश टू O डैश आ गया, और उसी O डैश की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इधर से चली गई, और परपेंडिकुलर जहाँ कट किया एज पर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड, जहाँ कट किया वहाँ O1 और O1 मिल गया था। अब यहाँ पे जो O1 और O1 मिला था वो किस लाइन पे मिला था, D1 to 1 2 वाली पे, D1 to 1 2 वाली एज पे, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू 1 2 to D, दैट O1 to O1 परपेंडिकुलर टू 1 2 एंड मीट विद द D, यही था। और वो 1 2 to D कहाँ जा रहा है, वो यही लाइन जा रही थी, और इसी लाइन पे हमने वो डिस्टेंस लेके O1 to O1 कट कर दिया। तो इट मींस अगर मैं यही O1 to O1 यहाँ कट करा रहा हूँ तो O1 to O1 किसकी पोजीशन है, O1 to O1 किसकी पोजीशन है, कौन सी लाइन की, सेंट्रल लाइन की, एक्सिस लाइन की। और इसी O1 to O1 को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और कहाँ तक, अप टू द XY, like this. If I extend that O1 to O1 again up to where, up to the XY line, then definitely you can see here that O1 to O1 also making the angle phi with the XY, इधर एंगल बना रही है लाइन with the XY, is it clear? ओके, अब ये एंगल कौन सा बना रही है, अगर मैं देखूं तो एच क्या था 60 डिग्री, और इस एच A1 to B1 और 1 1 to 1 के वो O1 to O1 क्या जा रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यू कैन सी हियर दैट इज 90 डिग्री, कितने डिग्री जा रही है, 90 डिग्री, और अब आपका एच कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो डेफिनेटली अपोजिट एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। जब ये कह लो कि आपका एच हमने क्या लिया था, 60 डिग्री, तो डेफिनेटली अपोजिट एंगल एक्सिस का क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इट मींस अगर इस केस में वो ये कहता है द एक्सिस ऑफ द सॉलिड मेक्स द एंगल 30 डिग्री टू VP, तो डोंट कंफ्यूज इट डियर, नाउ दिस इज आल्सो मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। इट मींस अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं एक ही प्रॉब्लम में आपको एक ही कंसेप्ट में दो कंसेप्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। इट मींस मे बी ही कैन फिक्स द एच मेकिंग द एंगल 60 डिग्री, एंड मे बी ही कैन से द एक्सिस ऑफ द सॉलिड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद VP, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनेगा, लेकिन तब एच का एंगल देने की बजाय हम 30 डिग्री इधर से फाई का एंगल देंगे, क्लियर। तब हम 60 डिग्री एंगल नहीं देंगे, तब हम 30 डिग्री एंगल शो करेंगे, एंड नाउ योर एक्सिस मींस एक्सिस ऑफ द सॉलिड मेक्स द एंगल 60 डिग्री। इज इट क्लियर? सो दिस इज द केस। अब देखो कितना लॉजिक वाला केस है, कितना इंटरेस्टिंग केस है ये। अब आप अगर इतने इंटरेस्ट से समझोगे तो लेक्चर में नींद तो नहीं आएगी बेटे, कम से कम नींद तो नहीं आएगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट पिछले 1 घंटे से लेक्चर ले रहा हूँ, शायद ज़्यादा टाइम हो गया, और मेरे ख्याल से अभी तक नींद आई नहीं होगी, क्लियर, और आनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो अब हमने एच को इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री, और एक्सिस हमारे पास ऑटोमेटिकली 30 डिग्री होगी। इट मींस अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि व्हेन द एच लाई ऑन HP एंड द होल सॉलिड मेकिंग द एंगल व्हाट, होल सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, and now one of its H lie on HP, that's make the angle 60 degree with VP, that's make the angle 60 degree with VP like this। फिर देखो
whole base lie on HP. After that, when the axis making the angle 45 degree with HP, then only one of its edge lie on HP. And after that, in the third stage, he said the edge lie on HP. That's make the angle 60 degree with VP. And in that case, definitely the axis from other side making the angle 30 degree with VP. क्लियर? तो यहाँ तक अभी हमने इसका टॉप व्यू फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि HP पे आया, HP को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये यही दिखेगा। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि कब दिखेगा? जब आप टॉप से इधर से देखोगे 90 डिग्री ऐसे देखोगे तो आपको ये व्यू नजर आएगा, क्योंकि HP पे आया और जब HP को हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये व्यू डेफिनेटली ऐसे नजर आएगा। क्लियर? अब हमने इसका ड्रॉ करना कि इस कंडीशन में व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट सॉकेट, व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट सॉकेट। अब फ्रंट व्यू आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने 90 डिग्री दिख रहा है। अब फ्रंट व्यू में देखोगे आपको डेफिनेटली वो लाइन दिखेगी जो HP पे लाई कर रही थी स्टार्टिंग में ही, AB। अब भी आपको फ्रंट व्यू में वो XY के ऊपर लाई करते ही दिखेगी। अब हमने इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है? डेफिनेटली दैट इज बिलो XY, यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर स्पेस क्लियर होनी चाहिए पहले, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट सेम वही मेथड, we draw the perpendicular projection from this side and again horizontal projection from this side, जैसे हमने लैमिना इंक्लाइन में कवर किया था। ठीक है? तो उसी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम सारी पहले परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन जो है वो हम नीचे से ऊपर ले लेंगे। ठीक है? मैं जानबूझ के अलग कलर से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी चीज समझाए। तो मैं अब एक एक प्रोजेक्शन लेके जानी है। देखो अब एक एक प्रोजेक्शन कौन सी आएगी? अब आपको यहाँ से 10 प्रोजेक्शन ऊपर लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज वी आर द पेंटागन पॉलीगन एंड इन द पेंटागन पॉलीगन वी आर द 5 कॉर्नर्स एंड नो 1 पेंटागन, नो वी आर द 2 पेंटागन पॉलीगन। 5 ऊपर के 5 नीचे के 10, और आपने एक्सेस भी लेके जानी तो O1 की ये होगी 2, 12 प्रोजेक्शन मिनिमम ऊपर जाएंगी पहले 90 डिग्री। तो आप पहले ही हिसाब लगा लो कि कितनी प्रोजेक्शन जाएंगी, और जहाँ फिर पॉइंट चलते रहो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो बेटर है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो। तो 1 की प्रोजेक्शन चलेगी फ्रॉम दैट साइड। अगेन मैं इसको दूसरा मार्क भी यूज कर देता हूँ, ये बहुत लाइट है, आपको प्रोजेक्शन क्लियर नहीं होगी, याद है ना। मैं रेड मार्कर भी यूज कर देता हूँ, और मैं एज यूजुअल जो कर रहा हूँ, तो यहाँ से प्रोजेक्शन हमारे पास 1 की चलेगी, प्रोजेक्शन 1 फ्रॉम हियर। अगेन प्रोजेक्शन 2, ठीक है। अगेन प्रोजेक्शन 3। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि 1 कहाँ जा रहा है और 3 कहाँ जा रहा है, ये चीज प्रॉपर देखनी जरूरी है, नहीं तो इस शेप में प्रॉब्लम में आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सपोज 3 की ये चलेगी। अब देखो ये प्रोजेक्शन बहुत साथ साथ जा रही है, यू कैन सी। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज कर सकता था, बट अब एक ही मार्कर है, सॉरी मार्कर है नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरी जॉब भी नहीं है और सैलरी भी नहीं है। ये चीज़ आपको बताने वाली नहीं थी, लेकिन बता रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा परचेजिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, बट आई विल ट्राई कि आपको समझ आए। तो 1 इधर से गई और 3 यहाँ से चलेगी, ऐसे 4 प्रोजेक्शन इधर से चलेगी। कोरोना के कारण बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है। एंड देन 5 प्रोजेक्शन इधर से हमने ड्रॉ कर, क्लियर। और 5 भी चलेगी, 4 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 भी और 3 भी। तो हमारी 5 प्रोजेक्शन यहां जा चुकी है, क्लियर। अब एंगल बहुत बड़ा हो गया था ना 60 डिग्री, इसलिए वो प्रोजेक्शन साथ साथ से जा रही है। एंगल 40 डिग्री या 30 डिग्री होता तो थोड़ी दूर दूर जाते। ऐसे हम बेस की प्रोजेक्शन भी लेंगे, साथ ही टाइम वेस्ट किए बिना कि ये प्रोजेक्शन O1 A1 की आ गई। अब देखो यहाँ प्रोजेक्शन कट करेगी इधर, मैं पहले चलो मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्शन, कोई बात नहीं, आप भी ऐसे लेके ही ड्रॉ करो ताकि प्रैक्टिस तभी तो होगी। तो B1 आ गई, देन वी आर द प्रोजेक्शन अगेन D1 in the inner side and then E1 again outer and then projection C1। C के लिए थोड़ा इस पे projection
ये बताना सी डॉट है, सी निकाल जाएगा C1 की प्रोजेक्शन। सो वी कैन टेक द ऑल प्रोजेक्शन लाइक दैट। O1 और O1 की भी बाद में बात करते हैं एक सेकंड, ठीक है। अब पहले मुझे बेस पॉलीगन, अब देख इसको देखते जाना प्लीज, साथ साथ प्रोजेक्शन देख लिया, अब इसको देख लेना। अब पहले ये बेस पेंटागन पॉलीगन हमें नजर आएगा, दिस वन इज द बेस पेंटागन पॉलीगन एंड इन दैट केस वन एज इज व्हाट, इन दैट केस वन एज इज व्हाट लाई ऑन HP, AB अब भी HP पे लाई करना है। तो पहले उस AB को यहाँ ढूंढना है। अगर वो AB अब भी यहाँ पे आपको XY पे लाई करता नजर आ गया तो ये चीज आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी कि आप जो काम कर रहे हो वो काम ठीक कर रहे हो। तो AB की प्रोजेक्शन उधर से भी थी, इधर से थी, याद रखना। तो ये प्रोजेक्शन A की इधर से गई और AB XY पे लाई कर रहा था, इसलिए ये प्रोजेक्शन अगर इधर से गई 90 डिग्री हमारे पास और ये यहाँ भी XY को कट की, कौन सी प्रोजेक्शन देखो, ये प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ से जा रही AB, क्लियर, बेस से, और ये XY को जहाँ कट की जाके डेफिनेटली वहाँ पे A1 लोकेट हो गया, डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास पॉइंट A1 लोकेट हो जाएगा, A1, ठीक है। तो पॉइंट A1 हमने इस मेथड से वहाँ पे लोकेट कर दिया। सो वी हैव द पॉइंट A1 इज हियर, ठीक है। देन B इज हियर, B इज हियर। अब B ध्यान से देखना कहाँ पे है, B सबसे 3 लाइनें इकट्ठी जा रही है, सबसे पहली इधर थी 5 की, फिर 4 की थी, फिर B की, तो सबसे इधर वाली लाइन ही B की है। सो B इज हियर, सो वी हैव द B1, A1 मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। A1 नीचे रखता हूँ मैं, तो है वी हैव द पॉइंट A1 एंड B1, दोनों पॉइंट आ गए। अब मुझे ढूंढना पॉइंट C, तो C की प्रोजेक्शन ये जा रही थी, बट ये A1 से इधर वाली प्रोजेक्शन है, A1 से इधर वाली प्रोजेक्शन है। ध्यान से देखना है प्रोजेक्शन कौन सी आ रही है, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब प्रोजेक्शन ऐसे साथ साथ हो जाएंगी तो प्रोजेक्शन अच्छी तरह ढूंढ के पॉइंट लोकेट करने, नहीं तो शेप सही नहीं आएगी। तो फ्रॉम दैट साइड A1 B1 तो आ गया, एंड फ्रॉम दैट साइड अगेन वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे इधर, तो यहाँ से पैरेलल टू XY ले जाएंगे इधर, पैरेलल टू XY ये प्रोजेक्शन इधर चलेगी। हॉरिजॉन्टल सारी प्रोजेक्शन ही ले जाते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये प्रोजेक्शन हम लेंगे ऐसे, ये प्रोजेक्शन लेंगे इधर से, ठीक है, ओके, क्लियर। और अब ये सारी प्रोजेक्शन AB की भी चलेगी, EC की भी और D की भी। अब हम ऊपर की भी प्रोजेक्शन ले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला 1 2 हमें इधर मिल रहा है, इसलिए पहले जो नीचे वाली प्रोजेक्शन थी वो मैक्सिमम पॉलीगन इधर तक मिल रहा है, तो आप बेटर है कि उसको वहीं तक छोड़ दो, ज्यादा आगे मत लेके जाओ, अदरवाइज दैट इज कंफ्यूजिंग टू द अदर प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे B की प्रोजेक्शन चलेगी, 2 की चलेगी प्रोजेक्शन हमारे पास, ऐसे 2 और 1, और ऐसे इधर से हमारे पास ये प्रोजेक्शन फॉल करवा दी हमने 3 और 5 की, द पॉइंट 3 and 5, and again from that side last projection for the point 4, for the point 4, तो 4 की प्रोजेक्शन हमारे पास लास्ट ये इधर आ गई है, ये इन 3 लाइनों में से कहीं एक है तो वहीं छोड़ देना है, ओके। तो 4 की वैसे थी कौन सी, अगर मैं इसको प्रॉपर करता हूँ तो 4 की प्रोजेक्शन ये है, 4 की प्रोजेक्शन आपके पास ये जा रही है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर 4, इट मींस सेकंड वाली जो लाइन है वो 4 के लिए, तो उसको एक्सटेंड करेंगे, क्लियर। तो आफ्टर दैट वी लोकेट द ऑल पॉइंट्स, सो A to B, देन वी नीड द पॉइंट C, तो C फ्रॉम दिस साइड दैट इज आफ्टर द A, तो दिस लाइन, so there it cut, they locate the point C1, पॉइंट अच्छी तरह मार्क करना देखे। then D is second line from this side, so D from that side here, so where it cut, they locate the D1, and then E again with the C, but that is the again first line, so where it cut, they locate the E1. So after locating the point you can meet in straight line, आप इसको स्ट्रेट लाइन में मिलाओगे ताकि एक पॉलीगन आ जाए, वो आपने कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा कि यू कैन ड्रॉ इजीली अदर। सो A to B
ए टू बी, ध्यान से देखो ए टू बी अब भी कहाँ पे है, ए टू बी भाई साहब अब भी एक्स वाई पे ही है, एच पी पे ही है, ए टू बी देन बी टू सी। अभी आप इनको लाइट ड्रॉ करोगे, बिल्कुल लाइट, क्योंकि यहाँ भी आपको क्लियर नहीं है कि कौन सी लाइट डार्क जाएगी कौन सी लाइट आएगी, और यहाँ कोई बिना प्रैक्टिस के समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए अभी आप इनको बिल्कुल लाइट रखो, डी टू सी एंड डी टू ई and E2 in A. E2 in now A. So you draw the polygon. ऐसा ही आपको एक छोटा सा बेस पॉलीगन नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ऐसे बेस में देखो, प्लीज फिक्स ऑन द कैमरा हियर, सो यू कैन सी इन द बेस, तो बेस में ऐसे ही आपको एक छोटा सा पॉलीगन यहाँ नजर आ रहा होगा, क्लियर, जैसा यहाँ मिल रहा है। अब हमने टॉप का भी पॉलीगन ऐसे ढूंढ लेंगे, टॉप का भी पॉलीगन ढूंढेंगे अगेन हम, डेफिनेटली ढूंढेंगे। अब टॉप पे कौन सी लाइन जा रही है, वन ये जा रही है फर्स्ट, इधर से थर्ड लाइन जा रही है वन, और इधर से वन कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, वन ये आ रहा है, वन और टू, तो इट मीन जहाँ फर्स्ट लाइन आई हमारे पास या वहाँ पे लोकेट हो गया वन वन, वन वन भी आएगा और डैश भी आएंगे साथ। अब देखो ये फिगर है, यहाँ पे वन वन भी मिलेगा डैश भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ ए डैश था, यहाँ तक भी ए डैश था, क्योंकि उसी लेंथ को हमने एक एंगल पे कट कर दिया, लेकिन यहाँ अब बेस क्या है एच व्यू में, लेकिन यहाँ अब बेस कंप्रेस्ड पॉलीगन दिख रहा है, इट मीन शेप चेंज हो रही है तो पॉइंट चेंज हो रहे हैं, ए तो ए ही रहेगा लेकिन चेंज कैसे करें, डैश भी रहेगा क्योंकि फ्रंट व्यू है, तो ए वन डैश हो गया, बी वन डैश, सी वन डैश, ई वन डैश, ऐसे ऐसे इधर वन वन डैश एंड अगेन टू लास्ट लाइन है, तो वन के साथ ही टू इधर है हमारे पास, टू वन डैश, then 3 baseline means second last, so here you can say 3 from this side and from this side, so here we have the 3 1 dash, then 4 is this line, बिल्कुल सेंटर की लाइन जा रही है, इधर से 4 इधर आ गई, so we have the 4 1 dash, 4 1 dash, 3 1 dash, clear, then last is 5, तो 5 लाइन कौन सी है, सबसे इधर वाली लाइन है 5 ये, तो इधर से 5 कहाँ आ रही थी, इधर से 5 3 के साथ इधर आ रही थी, सो हियर वी हैव 5 1 dash, here we have which one 5 1 dash, so we locate the all points, so again this side also locating the all points, after that we meet in straight line 1 to 2, 1 to 2, then 2 to 3, 2 to 3, then 3 to 4, so 3 to 4 and 4 to 5 and 5 to again 1. So with this method, with this projection, and after meeting that points, you can easily see it. We also find one compressed pentagon polygon this side also. क्लियर? तो अब हमने देखना है इसके पॉइंट मिलाने हैं, पहले हम इनके पॉइंट्स मिलाएंगे, फिर देखेंगे कौन से पॉइंट मिल रहे हैं कौन से नहीं मिल रहे, उनकी अभी बात करेंगे। So we meet the points in straight line. तो देखो सबसे पहले मैं साथ साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैक्सिमम इस सॉलिड का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना तो फ्रंट से दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो एक आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इसका चल रहा है D24, क्योंकि कॉर्नर बाहर की तरफ जा रहे हैं दोनों अभी, तो D24 तो मुझे डार्क दिखेगा ही दिखेगा। इज इट क्लियर? और ऐसे मैक्सिमम एरिया इधर चल रहा है 2B, तो 2B भी मुझे डार्क ही दिखेगा। क्लियर हुई बात? तो 2B भी मुझे डार्क ही दिखेगा। क्लियर? अब और कौन से डार्क दिखेंगे या और कौन से नहीं डार्क दिखेंगे,
उसके लिए अभी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं पॉइंट्स को मीट करा दूं कि 3 to C, then 5 to E, then A to 1, A to 1. So I beat that lines first. इसके बाद अब हमने सोचना है कि हमें कौन सा एरिया प्रॉपर यहाँ पे दिखेगा या कौन सा एरिया हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके लिए मैं प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ आपको। पहले उसके लिए प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो बेस एज HP पे लाई कर रहा है, प्लीज फिक्स ऑन द कैमरा लेवल। तो बेस एज HP पे लाई कर रहा है, तो HP पे लाई करता हुआ बेस एज दिख रहा है, सबसे नीचे वाला बेस एज है, तो फिर ये पूरा ऊपर वाला पॉलीगन भी पूरा दिखेगा इस हिसाब से। तो इट मीन्स अब इसमें फ्रंट में बेस पॉलीगन के अंदर कोई भी लाइन डॉटेड नहीं आएगी, जैसे यहाँ टॉप में आई थी E to A, A to B और B to C। अब यहाँ पे कोई भी लाइन डॉटेड नहीं आएगी क्योंकि बेस पूरा दिख रहा है। तो इट मीन्स अगर डॉटेड नहीं आएगी तो फिर D to C एंड C to B ये लाइनें फर्म होंगी। अगर ये फर्म होगी तो आपको ये नहीं लगता कि ये वाली जो लाइनें ये ऊपर से कट करती हुई जा रही है, मीन्स A to 1 एंड E to 5 दोनों लाइनें इकट्ठी तो फर्म नहीं चल सकती, ना ये ना ये। क्लियर? तो ये लाइनें अब कौन सी हैं? E to 5 एंड A to 1 ये पीछे चली गई लाइनें। एक्चुअली ये उस बेस एच के पीछे जो रेक्टेंगल लाई कर रहा था ये उसकी लाइनें हैं A to 1 एंड B to 2, लेकिन ऐसे पड़ा है तो वो ऐसे टिल्ट होने के कारण वो दोनों लाइनें आपको फ्रंट से अब यहाँ पे नजर नहीं आ रही, पीछे चली गई। क्लियर? क्योंकि फ्रंट में मैक्सिमम आपको अक्रॉस कॉर्नर निकला हुआ ये नजर आ रहा है, पूरा बेस पॉलीगन और क्रॉस कॉर्नर। और क्रॉस कॉर्नर कौन सा था? C to 4 एंड B to 2। तो इट मीन्स ये दो एज पीछे चले गए, कौन से? A to 1 और 5 to E। A to 1 और 5 to E जा रहे हैं पीछे। इट मीन्स A to 1 ये पीछे चला गया और B तो आपके पास इधर था ये, ठीक है, ऐसे था HP पे, तो इधर जो B ऐसे इंक्लाइन होने का कारण B to 2 दिखेगा, लेकिन 5 to E ऊपर वाला ये एज पीछे चला जाएगा, ये वाला ये जो मेरी तरफ है ऐसे होने के कारण, क्योंकि इसके ऊपर ये कॉर्नर वाला एज जा रहा है तो ये पीछे चला जाएगा। तो इट मीन्स 5 to E हमारे पास डॉटेड नजर आया इसमें, B to 2 नहीं 5 to E, 5 to E डॉटेड नजर आया और ऐसे इसमें A to 1 डॉटेड नजर आया। लाइक दिस। और ये बेस पॉलीगन आपको पूरा नजर आ रहा है, ये वाला A to B, B to C, C to D, D to E, E to A। क्लियर? अब अगर ये डॉटेड नजर आए तो टॉप में फिर दोनों पॉलीगन तो क्लियर नहीं दिखेंगे। अगर यहाँ क्लियर दिख रहा है तो फिर ऊपर वाला क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले तो सिर्फ ये दो कॉर्नर वाले एज नजर आ रहे हैं, आउटर वाले ये वाले। तो इट मीन वो कौन से हैं? 3 to 4 है, 3 to 2। तो ये एज जो है ये डॉटेड हो जाएगी, 4 to 5, फिर 5 to 1, ये तीनों एज पीछे चले गए और 1 to 2। या ये कह लो कि ये करंट की वायर इधर गई थी, इधर मिली तो इधर करंट पास हो गया, इधर भी पास हो गया। ऐसे ये गई थी, इधर मिली, इधर पास हो गया, इधर पास हो गया, तो ये एज पीछे चले गए। तो ऐसे ये सॉलिड सिर्फ हमें फ्रंट से फॉर्म नजर आएगा, ये वाला सॉलिड हमें फ्रंट से इतना सॉलिड हमें फॉर्म नजर आएगा। क्लियर? तो ऐसे आप इस केस में फाइंड आउट करोगे कि कौन से एज आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं और कौन से क्लियर कट नहीं नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल इसका ज्यादा ले लिया इसलिए ये एज आपको नजर आएंगे। क्लियर? ओके, तो इसको देखने के लिए आप अगेन अगर इसको हम कवर करते हैं, इसमें एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे उसको इधर से देख लिया था हमने। तो यहाँ पे टोटली और टोटली आपकी इमेजिनेशन काम करेगी कि आप उसको कैसे देख रहे हो और वो कौन से एज आपको कहाँ से कैसे नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे
व्यू ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा। बेस से लाई कर रहा है, यस वो डॉटेड जाएंगे। अब देखो ना ऐसे लाई कर रहा है वो, तो ये एज लाई कर रहा है, ये पॉलीगन अगर फर्म आया तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री ज़्यादा बना दिया ना, हमने एंगल ज़्यादा है, इसलिए ये दो स्लॉट एज आ रहे हैं और ये दो कॉर्नर वाइज आ रहे हैं, मीन्स 3 to 2 एंड 3 to 4। और बाकी ये टॉप का पॉलीगन जो है ये फ्रंट में नहीं दिखेगा, ये पूरा पीछे छुप जाएगा ऐसे, और बेस पॉलीगन पूरा नजर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको नजर आ रहा है, देखो ऐसे ही आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस, क्लियर, यू कैन सी दिस, ठीक है जी, क्लियर। तो ये चीज आपको टॉप में भी आपको एंगल ज्यादा होने का इतना ही नजर आएगा मैक्सिमम, जैसे जितना हम शो कर रहे हैं इतना ही नजर आएगा। ये एंगल ऐसे हो गया तो टॉप में अगर हमने ऐसे कर दिया तो यस यही नजर आएगा उस केस में, क्योंकि ये अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं ऐसे। तो ये व्यू आपको फ्रंट और टॉप व्यू नजर आएंगे यहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज द केस when the axis of the solid is inclined to both HP and VP। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहेगी कि सर यहाँ पे एक्सिस HP के साथ तो इंक्लाइंड होगी थी, यहाँ VP पे होगी थी, लेकिन यहाँ अगर एक्सिस की पोजीशन देखें कि एक्सिस कहाँ है, एक्सिस अगर हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है कि एक्सिस की पोजीशन कहाँ है या एक्सिस का एंगल कहाँ है, तो वो भी आप फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे फाइंड आउट एक्सिस? एक्सिस अब चल रही थी हमारे पास 1 और 2 से इधर चल रही थी, तो इसका हिसाब तो नहीं चलेगा इधर। अब एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोजेक्शन ही लेनी पड़ेगी। अब O की प्रोजेक्शन हमारे पास ये चलेगी, ये O1 की प्रोजेक्शन डाली थी, मैं जानबूझकर ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इधर से O1 की प्रोजेक्शन ये चलेगी। अब इधर से देखें मैं टॉप का पॉइंट O कहाँ पे है, टॉप के पॉइंट की मींस फ्रंट के पॉइंट O की प्रोजेक्शन इधर से ये जा रही है हमारे पास, O की प्रोजेक्शन ये आ रही है, तो यहाँ पे पॉइंट लोकेट हुआ O1 डैश, और बेस के पॉइंट की O की प्रोजेक्शन यहाँ पे हमारे पास अब ये आ रही है, दिस वन। तो यहाँ पे भी पॉइंट लोकेट हो गया O1 dash। So what is the axis? That is O2O, that is O2O। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे एक्सिस, तो यहाँ पे अब भी आपको करेक्ट वही मिलेगी कि एक्सिस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, क्लियर, क्योंकि एक्सिस को आपने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में कि एक्सिस मेकिंग द एंगल थीटा 45 डिग्री विद HP। So now the axis inclined to both HP as well as VP। 45 डिग्री वो एक्सिस एंगल बना रही है HP के साथ, और इधर से अगर मैं कहूँ तो 30 डिग्री VP के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि 60 डिग्री H जो लाई कर रहा था वो VP के साथ एंगल बना रहा है। So this is the position of your axis here। So in that case you can see the axes are made same at that angle, 45 degree। So this is the case when the solid is inclined to both HP as well as VP। तो इस केस में ध्यान से समझ के आपने लगाना है ये चीज कि कौन सी लाइन इधर डॉटेड आएगी, कौन सी इधर डॉटेड आएगी, ठीक है। अगर ये एंगल ज्यादा होता है यहाँ पे छोटा होता, मतलब 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री की जगह अगर इधर से 30 डिग्री होता तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे टॉप में 3 रेक्टेंगल नजर आते, 2 नहीं। अब एंगल ज्यादा है इसलिए 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ फिर आपको 30 डिग्री होता तो यहाँ पे 2 नजर आते, लेकिन फ्रंट में 3 रेक्टेंगल नजर आते, ये वाले जो पोर्शन। लेकिन एंगल ज्यादा है इसलिए आपको फ्रंट में वो एंगल 2 ही नजर आएंगे, ठीक है, एज पर द कंसेप्ट, एज पर द प्रोजेक्शंस, क्लियर। सो दिस इज द केस व्हेन ही सेड द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज inclined to both, that case draw in 3 stages, first stage, second stage, third stage। In the first stage we assume axis is perpendicular to one and parallel to other, in the second stage we incline to one and parallel to other, and in the third stage we incline with both or maybe from this side, ठीक है। जब फिर आपको 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री की जगह इधर से 30 डिग्री होता तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे टॉप में 3 रेक्टेंगल नजर आते, लेकिन फ्रंट में 3 नहीं। अब एंगल ज्यादा है इसलिए 2 नहीं। अब एंगल ज्यादा है इसलिए 2 नजर आएंगे, ठीक है।
क्लियर? सो दिस इज द केस व्हेन ही सेड द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू बोथ। क्लियर? तो ये एक्चुअली ये केस जो है, मैंने बोला था लेक्चर खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये केस नॉर्मली जो माना गया है, जहाँ ये कह लो कि आप अगर पूरी ड्राइंग करते हो, सो दिस इज द टफेस्ट। अब मैं कह रहा हूँ टफेस्ट, आपको स्टार्टिंग में कहा जाता तो आप ध्यान से लर्न नहीं करते। बेसिकली दिस इज द टफेस्ट केस फ्रॉम योर सिलेबस। क्लियर? फ्रॉम योर सिलेबस दिस इज द टफेस्ट केस, क्योंकि इसमें आप सॉलिड को दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइन कर रहे हो। ठीक है? टफ तो वैसे कुछ भी नहीं होता, अगर ध्यान से लर्न करोगे, ध्यान से सीखोगे, क्लास में नींद नहीं आएगी, तो टफ कुछ भी नहीं है, आप इजीली लर्न कर लोगे। लेकिन एज पर अगर लेंथी देख, टफ नहीं कहूँगा, यहाँ लेंथी कह सकता हूँ। सो दिस इज द लेंथी केस फ्रॉम योर सिलेबस, सबसे लेंथी केस फ्रॉम योर सिलेबस नॉर्मल, क्योंकि सॉलिड दोनों के साथ इंक्लाइन हो रहा है, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इसमें हम 6 व्यू फाइंड आउट करते हैं। यू कैन सी 3 ऊपर है, 3 नीचे है, और साथ साथ एंकर कैसे देना है, एज को कैसे फिक्स करना है, एक्सिस को कैसे फिक्स करना है, डिस्टेंस कैसे लेने हैं, कौन सी लाइन लाइट रहेगी, कौन सी डॉट डार्क रहेगी, कौन सी मीन्स डॉटेड रहेगी, हिडन रहेगी, कौन सी फर्म रहेगी, डार्क रहेगी, तो ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप साथ देखना होता है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट केस बेसिकली। एक्चुअली आपका जो ईडी का ग्राफ है ना, जो ईडी का सिलेबस वाइज ग्राफ है, वो ऐसे पैराबोलिक शेप में चलता है, जो मैं समझता हूँ। तो यहाँ से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने स्टार्ट की थी, आप चलते चलते पहुँच गए। अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए और ये केस कंप्लीट समझ लिया, कर लिया, इनक्लाइन सॉलिड इंक्लाइन टू बोथ, तो इस ईडी के सिलेबस में ग्राफ वाइज में आप यहाँ पे पहुँच गए। अब आप यहाँ पीकते हो। अभी नो डाउट कि आधा सिलेबस और पढ़ा है, अभी तक आपने आधा सिलेबस किया है, आधा सिलेबस अभी और पढ़ा है, लेकिन बाकी जो आधा सिलेबस है ना, वो जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो इजी होता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, तो डर जाते हैं कि ये इतना लेंथी केस है, थोड़ा टफ भी लग रहा है, तो अभी तो आधा सिलेबस हुआ है, तो उसके बाद का आधा सिलेबस पता नहीं कितना का और लेंथी होगा, का और टफ होगा। नो डियर, आगे का जो सिलेबस है वो अब थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आपने +1 तक मैथ पढ़ा है, अगर +2 तक पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि +1 का मैथ ज़्यादा टफ होता है कंपैरिजन टू +2 मैथ। जो +1 का मैथ अच्छे से कर लेता है, वो +2 का मैथ उसको इजी लगता है। तो सेम ऐसे ही है इस सिलेबस में, यहाँ तक जो पहुँच जाएगा, क्लियर, यहाँ तक वो उसको क्या है कि वो थोड़ा एंड पे जाके, यहाँ पीक पे जाके, ये इस कंसेप्ट को यहाँ मानना है, और वैसे भी यहाँ तक सिलेबस आधा हो जाता है। तो आधा सिलेबस इधर है, अभी आधा इधर है, बट दैट इज द टफेस्ट केस, यू कैन से लेंथी केस। तो यहाँ पे बच्चे पहुँच के थक जाते हैं कि इतना लेंथी केस है, ये यहाँ तक इतनी मुश्किल समझ आया, अभी आधा सिलेबस और है, तो ये कैसे समझ आएगा। नो डियर, मैं फिर कह रहा हूँ, आधा जो सिलेबस बाकी है, जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजी है, अब आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अब छोटे छोटे कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। मैक्सिमम कंसेप्ट जो थे वो यहाँ तक हमने समझ लिए। मैक्सिमम जो प्रोजेक्शंस आती हैं, देखो ना कितनी प्रोजेक्शन, कितना लाइन वर्क हो गया ना, दैट इज कंफ्यूजन। अगर जिस बंदे को पता नहीं उसको दिखाओगे, तो दैट इज कंफ्यूजन फॉर दैट कि ये क्या है, क्लियर ना। तो अब आगे आगे सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इजी आपको लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ तक पूरी मेहनत कर ली है बेसिकली, ठीक है, पूरा लर्न कर लिया है अपने प्रोजेक्शन सिस्टम। यहाँ तक आगे आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा लर्न करने का मतलब नहीं कि आप सिलेबस को यही छोड़ दोगे तो आप पास हो जाओगे। नो, आगे और चैप्टर है, उनके भी कंसेप्ट सेपरेट है, लेकिन वो कंसेप्ट आपको इजी लगेंगे, वो कंसेप्ट इजी लगेंगे। जैसे सपोज आपने 70 kg वेट उठाने की प्रैक्टिस कर ली है सपोज, तो आपको 68 kg या 50 kg या 40 kg उठाना वेट इजी लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बल नहीं लगेगा, बल तो उसमें भी लगेगा, लेकिन वो आपको इजी लगेगा। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, ठीक है, सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो इसलिए इस चैप्टर की ये जो केस है, इस चैप्टर के हमने केस कितने कवर कर लिए, अभी यहाँ तक हमने 3 केस कवर कर लिए, ठीक है।
3 केस और रह गए, वो केस हम अगले केस जो 3 रह गए वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हो सकता है एक केस हम कल कवर कर लें या 2 कवर कर लें, एक जो रह जाएगा उसको परसों कवर कर लें, कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन मैं फास्ट नहीं दौड़ाऊंगा सिलेबस को, मैं फास्ट नहीं दौड़ाऊंगा सिलेबस को, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझो, आप स्टेप बाय स्टेप समझो, इसीलिए एक एक दो दो केस करके करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली आराम से समझ पाओ इसको, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डेप्थ में जाकर समझ पाओ। और वो तभी समझ पाओगे अगर आप पूरा लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर देखोगे, एक फिल्म की तरह, जैसे थिएटर में मूवी देखते हो बैठ के, सेम वैसे ही स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जब भी आप लेक्चर फॉलो करते हो अपनी नोटबुक या पेंसिल जरूर या कॉपी जरूर या पेन जरूर साथ रख लिया ताकि आपको कुछ जो नोट्स हैं साथ साथ जो कंसेप्ट है उनको लिखते जाओ, क्योंकि मैं तो बोलता जाता हूँ, मैंने बोल दिया। और लेक्चर में नॉर्मली क्या होता है कि बोलने का, आप बहुत ही स्कॉलर हो तो बोलने का फिर भी एज पर रिसर्च बोलने का जो 80% स्कॉलर्स के दिमाग में रहता है, 70 to 80, ठीक है। जो थोड़े से कम समझने वाले होते हैं उनके दिमाग में 50 to 40, जो उससे कम समझने वाले होते हैं 30 to 20। तो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से कुछ चीज़ें सुन के बाद में निकल ही जाए, इसलिए नोट करना जरूर अपनी आदत बना लो, ठीक है। वैसे भी रिटन वर्क करना अपनी हैबिट में जरूर रखो, ठीक है। पेपर वर्क जरूर रखा करो, डॉक्यूमेंटेशन आपकी जरूर होनी चाहिए हर लाइफ के हर मोड पे, ये याद रखना, क्लियर। क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, हमारी डॉक्यूमेंटेशन ही बोलती है, ठीक है ना, क्लियर। और नॉर्मली जहाँ पे स्पेस शटल लॉन्च होते हैं, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली बड़े बड़े तगड़े बोर्ड लिखे होते हैं, उन बोर्ड पे यही लिखा होता है, डोंट फेथ ऑन योर ब्रेन, ऑलवेज फेथ ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। सो नोट ऑल थिंग्स ऑन योर नोटबुक स्टेप बाय स्टेप। और वैसे भी इस सबकी एक क्लिप ले लिया करो, इस पूरे की एक फोटो जरूर ले लिया करो जब मैं लेक्चर फिनिश करने वाला आता हूँ। यूट्यूब पे लेक्चर को रोक के या अपने पीसी को वहाँ पे रोक के उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, या स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहली स्टेज कर दी सर ने, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड कर ली उसका ले लो, थर्ड कर ली उसका ले लो, ताकि आपको साथ साथ पता चलता है, ठीक है। तो इसको जरूर क्लिक करके रख लिया करो। सो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और अगेन मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट केस के साथ, ठीक है। सेम वैल्यू सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच अगेन।